देखिए, कल तक जो भी क्लासेस थी उसके आगे की भारतीय अर्थव्यवस्था की है पूरा का पूरा चैप्टर, और ये आज अंतिम चैप्टर है। इसके साथ अगर आप एक चीज और पढ़ लेते हैं, दो चीज, एक आर्थिक समीक्षा और एक पढ़ेंगे आप बजट। अगर आप दो चीज और पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो आपने अभी तक पढ़ा इसमें क्या क्या था, कुल 23 चैप्टर इसमें है आपका, जो आपने खत्म किया, आज तीसरा दिन है, कुल मिलाकर 23 चैप्टर समाप्त होगा। कौन कौन 23 चैप्टर आपने पढ़ा है? अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, बजट, बैंक, गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग, मांग आपूर्ति, बाजार, भुगतान संतुलन, कर, बीमा, मुद्रास्फीति, मंदी, अवमूल्यन, स्टैग्फ्लेशन, मुद्रा क्या चीज होती है, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, मौद्रिक नीति क्या होती है, विकास बैंक की संरचना, जो मैंने कल पढ़ा था आपको 100% क्वेश्चन आएगा 6 बैंकों में से। हर सरकार ने क्या किया, पहले बैंकों का स्थापना किया, बैंकों का स्थापना करने के बाद प्रत्येक एक ऐसी सी बैंक का स्थापना किया जिसको एक विशेष काम दे दिया। जैसे नाबार्ड को क्या काम दे दिया उसने, सिर्फ आप कृषि देखोगे। फिर उसने सिडबी का स्थापना किया, क्या काम दे दिया कि आप लघु उद्योग देखेंगे। उसने फिर अंतिम में 2015 मुद्रा की स्थापना कर दिया, मुद्रा बैंक। उसने कहा सिर्फ आप जो अति सूक्ष्म लघु उद्योग वाले हैं यानी एमएसएमई वाले, उनको आप केयर करोगे। उन्होंने स्थापना कर दिया एग्जिम बैंक का, उसमें उन्होंने यह कहा देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाला सारा काम आप देखेंगे। इस तरह के उन्होंने 6 बैंक स्थापित किए। कितने बैंक? 6। उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ? उसका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है जो विकास बैंक की संख्या में आता है आपका। फिर 3 वक्र में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे फिलिप्स वक्र पूछे, चाहे लॉरेंट वक्र पूछे और चाहे लोच वक्र पूछे। इस मिलाकर के आपको कुल 23 चैप्टर हैं जो इसमें आपका पूरा का पूरा समाप्त है। या अगर आप रूचन से देखेंगे तो और चैप्टर है इसमें, क्योंकि उसी चैप्टर 2-3 भागों में बांट दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर का जो संग्रह है वो आपके 2 से 3 घंटे क्लास में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो बातें कल पढ़ाई गई थी उसके बाद आज का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज आपको क्या पढ़ना है? आज पढ़ेंगे आप गरीबी, गरीबी संबंधित जो बनाए गए अधिनियम है। उसके बाद फिर आपका आएगा बेरोजगारी, फिर उसके बाद कार्ड हो जाएगा आपका भुगतान संतुलन, फिर आपका आएगा भारतीय उद्योग, फिर उसके बाद आएगा स्टार्टअप, फिर महारत्न कंपनियां, मांग की लोच, बाजार क्या होता है, मांग आपूर्ति का नियम क्या होता है। इतना चैप्टर आज आपका जो समाप्त होगा। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहले गरीबी। गरीबी कहते किसको है? भारत में समय समय पे से दो आप लोग भी ग्रामांचल देखते होंगे, बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। ठीक है, तो जो बीपीएल होते हैं बिलो पॉवर्टी लेवल कहा जाता है। एक रेखा तैयार की गई है, इसके नीचे रहने वाले लोग बीपीएल वाले में होंगे और इसके एवं रहने वाले लोग एपीएल में होंगे। यानी भारत में गरीब कितने हैं उसका आंकड़ा करता है गरीबी रेखा। तो गरीब कहते किसको है? वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सके। किसको? मूलभूत आवश्यकता। मूलभूत आवश्यकताएं पहले 3 थी, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अब 2 चीजों को और जोड़ दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी वर्तमान में गरीबी कितने आंकड़ों में चलता है? 5 आंकड़ों। क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर जो व्यक्ति अपनी इन 5 चीजों को पूरा नहीं कर पाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति कैसे है? गरीब है। तो ये मान दिया गया 5 वस्तुएं होती है, आवश्यक वस्तुएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इसके बारे में मापन कैसे किया गया? सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या था? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने किताब लिखी पावर्टी एंड अनबिलिटी इन इंडिया। उन्होंने उसमें सबसे पहले इसका आकलन किया और उन्होंने यह बताया कि प्रति वर्ष जो 16 रुपए से लेकर के 35 रुपया भी ना कमा पाए, 16 से लेकर के 35 रुपए भी ना कमा पाए, वो आदमी गरीब था। दादा भाई नौरोजी ने अपने शासनकाल में बताया था, अपने समय बताया था। ठीक, उसके बाद मानक बदलता चला गया। फिर बाद में कई समितियां आई जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण बनता है, किसकी समिति का संबंध किससे। तो अगला होगा वीएम दांडेकर एवं एनआरएम समिति था, 1971 में आया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो मापन किया, देखिए 2-3 तरह के मापन हुआ। एक हुआ पैसे के आधार पर, एक हुआ फिर ऊर्जा उपयोग के आधार पर, यानी भोजन कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आय व्यय के आधार पर कितना आय आ रहा है, कितना पे कर रहे हैं, उस अनुसार भी खर्चे गरीबी का आकलन किया गया है। तो जब दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 16 से 35 रुपए बताया था। फिर दूसरी जो समिति बनी 1971 में, वीएम दांडेकर एवं एनआरएम समिति, उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में जो व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है, कितना? 2250 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है, वो गरीब नहीं है।
मतलब उसके कम लेगा तो गरीब है, अगर इसके कम लेगा गरीब नहीं। लेकिन समस्या इस बात की है कि ग्रामीण और शहर दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। ग्रामांचल लोग मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और शहर की अपेक्षा इनकी कैलोरी ज्यादा होना चाहिए थे, इसलिए ये नियम मान्य नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? गरीबी आकलन से। क्या नाम था? बी.एम. दांडेकर एवं एन.आर. समिति। तीसरा आता है 1979 में अलग समिति। क्या नाम है? अलग समिति। अलग समिति ने इसको चेंज किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी लेने वाले व्यक्ति गरीब नहीं। कब आया? 1979 में। फिर उसके बाद 1993 में लकड़ा वाला समिति, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है लकड़ा वाला समिति। लकड़ा वाली समिति ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि शहर में जो है वो गांव में सीपीआई के आधार पे, किस आधार पे? सीपीआई। और शहर में सीपीआई प्लस आईडब्ल्यू। गांव में क्या था? केवल सीपीआई आधार पे। किस आधार पे? सीपीआई। और शहर में किस आधार पे? सीपीआई प्लस डब्ल्यू आधार पे उन्होंने इसका आकलन किया। फिर आया 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति। कब आई? 2009 में। सुरेश तेंदुलकर। इन्होंने क्या कहा? उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कोई वस्तु कितना उपभोग कर रहे हैं उस आधार पर इन्होंने इस समिति का बताया। उन्होंने कहा शहर में जो 33 रुपया पर डे कमा रहे हैं, शहर में कितना? 33 रुपया पर डे, और ग्रामीण में जो 27 रुपया पर डे कमा रहे हैं वो लोग गरीब नहीं। पर डे कितना? 33। और शहर में 33 और गांव में 27। ठीक, वो गरीब नहीं है। अंतिम समिति बनती है 2012 में रंगराजन समिति। रंगराजन समिति खर्च के आधार बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण में प्रति व्यक्ति यानी 32 रुपया पर डे या 972 रुपया प्रति माह, शहर में 1407 रुपया प्रति माह या 47 रुपया पर डे, अगर इतना खत्म कर रहे हैं तो व्यक्ति गरीब नहीं। तो इसमें क्वेश्चन आपका आएगा निम्नलिखित में से किसका संबंध गरीबी निर्धारण से है? समिति का नाम रहेगा। तो समिति कौन कौन सा था? बी.एम. दांडेकर समिति, अलग समिति, लकड़ा वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो आप इसमें से 4 का नाम अवश्य याद पढ़ लीजिएगा। एक थे अलग, एक थे लकड़ा वाला, एक तेंदुलकर, एक कौन? रंगराजन। 4 नंबर याद हो जाएगा। कौन कौन? अलग भी याद कर लीजिएगा। अलग समिति पहले आई, फिर कौन आया? लकड़ा वाला। कौन भी याद? लकड़ा वाला। फिर उसके बाद तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर। उसके बाद कौन समिति आया? रंगराजन समिति। ठीक है, तो आप इसको चाहे इसे याद कर, लेकिन क्रम जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, देखो ऐसे याद कर लीजिएगा। एक लड़का जिसका नाम है अलग। क्या नाम है? अलग लकड़ी लेकर के सुरेश को रंग लगाने गया है। बोली आ रही है ना? तो क्या याद कर लेंगे? अलग लकड़ी लेकर के सुरेश को रंग लगाने गया है। पूरा याद हो गया बेटा? देखिए क्रम आपको क्रम भी पूछता है, निम्नलिखित में से क्रम बताइए कौन कब आया हुआ था। तो आप दोनों, और यही 4 ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछता है, 4 ही बस। यही अलग समिति, लकड़ा वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और कौन? पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे अंत में आने वाली समिति कौन सी है? या चारों समिति दे देगा, निम्नलिखित में से क्रम से बैठाइए, या फिर एक तरफ ही दे देगा, एक तरफ सड़ दे देगा, मिलान कीजिए, या फिर दे देगा निम्नलिखित में से किसका संबंध गरीबी रेखा निर्धारण से है। तो चारों क्वेश्चन आपके ऐसे क्रम से याद रहेगा। तो जब आप बोलेंगे अलग नामक एक लड़का था जो लकड़ी लेकर के सुरेश को क्या लगाने गया, ये आपका क्रम हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आता है वर्तमान देखा जाए 2011-12 के बाद लगभग 29.5% लोग भारत में क्या गरीब है। विश्व बैंक के अनुसार देखा जाए तो 2.1 डॉलर प्रति दिन कमाने वाला बंदा गरीब नहीं होता। विश्व बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2.1 डॉलर प्रतिदिन कमा रहा है तो गरीब नहीं। ये विश्व बैंक का आंकड़े एक जन महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, ये सर्वेक्षण करता कौन है? ये सर्वेक्षण करता कौन है? संस्था का नाम है एनएसओ। क्या नाम है? एनएसओ। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। 2 संगठन मिल करके एनएसओ बने थे 2019 में। ये सर्वेक्षण करता है। और देखिए करंट मेथड में देखा जाए किस मेथड से इसकी जांच करते हैं? एमएमआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड मिक्स्ड रियल पीरियड। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले ऐसे खर्चा पूछा था कि आपसे पूछा कि मैंने नीलम की बताइए तुमने 7 दिन में कितना खर्चा किया। फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने 7 दिन कितना खर्चा किया। आप बताइए आपने 7 दिन कितना खर्चा किया। इससे मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लगभग बता दीजिएगा आप लोग भी। तो आप बताइए आपने अभी इस हफ्ते में 7 दिन जो बीता हुआ है संडे से लेकर संडे तक, आपने इसमें लगभग कितना पैसा खत्म किया। ज्यादा सोचिए मत, कितना पैसा खत्म किया आपने। फिर आप सोचेंगे, मैंने कहा सोचिए मत, इससे लगभग बताइए। 200 रुपया, 50 रुपया,
हम लोग ज्यादा बुद्धिमान, दिक्कत इसी बात का, सोचोगे तब बताओगे। तुम्हारा कितना नंबर है? 110 200। तो आप जैसे ज्यादा बेटा सोचिए, उनका तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब दीजिए। ऐसा नहीं मैं आपसे एक्यूरेट जवाब देने वाले यहाँ पे, क्योंकि इससे हम आंकड़ा नहीं निकाल सकते। आप झूठ बोल सकते हो, 100% झूठ बोल सकते हो सकता है आप कुछ भूल भाल गए हो। तो पहला जो आंकड़ा था तो ऐसे आंकड़ा होता था, एक व्यक्ति से पूछा कि बताइए आप 7 दिन में कितना पैसा खत्म करते थे, इससे सही आंकड़ा निकल कर नहीं आता था। फिर दूसरा आंकड़ा ये पूछा गया कि आप 7 दिन में कितना खत्म किए और 30 दिन कितना खत्म किए, 2 आंकड़े आए, इससे भी सही आंकड़ा निकल कर नहीं आया। फिर तीसरा जो वर्तमान में चलता है, एक ही व्यक्ति से पूछा जाएगा भाई साहब आपने 7 दिन कितना पैसा खत्म किया, फिर आप बताइए आपने 30 दिन में कितना पैसा खत्म किया, फिर आप बताइए आपने पूरे 4 भर में कितना पैसा खत्म किया। तो तीनों आंकड़े एक साथ रखने के बाद तब उससे आकलन किया जाता है, जिसका नाम है MMRP। क्या नाम है? MMRP। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि करंट मेथड कौन सा है? MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रियल पीरियड, जिसमें हम 7 दिन का खर्चा पूछते हैं, 30 दिन का खर्चा पूछते हैं और 365 दिन का खर्चा पूछते हैं। उसके बाद आकलन करते हैं कि क्या कितना जो है खर्चा किया गया है। क्लियर हो गया आपका? उसका अगला होता है गरीबी के प्रकार। गरीबी के क्या क्या प्रकार हैं? गरीबी के पहले प्रकार एक होता है निरपेक्ष गरीबी, एक होता है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं? जो बुनियादी जरूरतें भी पूरी न कर पाए, उसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष। यानी जो परिभाषा आपने पढ़ा वो किस गरीबी की थी? निरपेक्ष। जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को न पूरा करने पाए। मूलभूत कितनी चीजें आती है? 5, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये जो 5 चीजें भी न पूरी कर पाए उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष गरीबी। और दूसरा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं, अच्छा जो लोग अपने कर पा, एक गरीबी रेखा खींची जाती है, जो लोग उसके एबव है उन्हें कहा गया APL, और जो उनके नीचे थे उन्हें कहा गया BPL। BPL का मतलब था बिलो पॉवर्टी लेवल। क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो ये मूलभूत आवश्यकता अपनी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। कौन कौन? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। क्लियर होगा प्रॉब्लम भैया? अच्छा उसके बाद क्या ध्यान देना, ये तो निरपेक्ष हो गया, एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष गरीबी कोई गरीबी नहीं है, इसको कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं जलन वाली गरीबी है। जानते क्या छोटी क्या है? बताएं सापेक्ष माने मतलब किसी की तुलना में, मतलब आप हमसे ये बोलो कि हम महेश की तुलना में 100 रुपये कम खर्च कर रहे हैं। हमारा पैसा तो है, हम कमा तो रहे हैं 10,000 वो कमाते, लेकिन महेश 11,000 कमाता। तो आप उनकी तुलना में क्या हो? गरीब। आप उनकी तुलना में क्या हो? गरीब। तो अर्थशास्त्री कहते हैं ये जलन की गरीबी है, ये वास्तविक गरीबी नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर ले रहा है, बस इस मामले में अपने आप गरीब पा रहा है कि सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा कमा रहा है। तो इसे क्या बोलेगा? सापेक्ष गरीबी। क्या बोलेंगे? सापेक्ष। अच्छा इसी सापेक्ष गरीबी को हमने व्यक्त किससे किया? लॉरेंज वक्र से। किससे बेटा? लॉरेंज वक्र। ये क्या बोलता है? ये आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। तो पहला प्रश्न यही आएगा कि लॉरेंज वक्र किसको प्रदर्शित करता है? तो बताएंगे आय की असमानता को। किसको? आय की असमानता। अब होता क्या है, इसी से लॉरेंज वक्र आएगा और गिनी गुणांक। 2 चीज क्वेश्चन एग्जाम में अपेक्षित है कि लॉरेंज वक्र किसको प्रदर्शित करता है? हम बताएंगे आय की असमानता को। किसको? आय की असमानता। अच्छा भारत किसी भी देश में आय का वितरण जितना ज्यादा असमान रूप से होगा वो देश उतना ही गरीब माना जाएगा और उतना ही खराब स्थिति होगी। तो मैंने कल भी बताया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए दूर भारत नहीं जाना है, पहले हमको अपने घर की इकोनॉमिक्स जानना है। तो मैं आपको ये आपकी लॉरेंज वक्र भी आपके अपने घर के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है? तो आपके घर में कितने मेंबर है बाबू? 7 मेंबर है, ठीक। तो अब आपके पिताजी 7,000 रुपए लेकर के आए। कितना लेकर आए? 7,000 रुपए। एक तरीका है कि पापा सबको कितना कितना दे दे? 1,000। एक स्थिति हो गया। तो सब बराबर के गरीब हो, अलग गरीब हो? बराबर। अब पापा तुमको ज्यादा मानते हैं, तुमको 3,000 दे दिए। अब दीदी को ज्यादा मानते हैं, उससे कम मानते हैं, 3 2 5,000 दे दिए। बाकी 2,000 में 5 निपटा दिए। किसी को 500 दे, किसी को 400, किसी को 300 दे, किसी को 100 रुपए देकर के छोटा वाला लड़कियां 100 दे विदाई। तो अब 100 रुपयों का विचार दिया। अब ये क्या है? आय की असमानता समानता है। अब उसकी स्थिति क्या होगी? जितने लोग हैं उसमें कोई अत्यधिक अमीर होगा, कोई अत्यधिक गरीब, जिससे भारत में है। भारत में कुछ लोग के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग के पास पैसा भी नहीं है, या नहीं है? इसलिए आय की क्या है? असमानता। तो ये जो आय की असमानता का वितरण है ये किससे प्रदर्शित होता है? लॉरेंज। किससे? लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? देखो एक रेखा है, ये हमारा हो गया
लार्ज वक्र। ये क्या होता है, इसमें एक सीधी रेखा ऐसे रहेगी, ऐसी, यहाँ पे बताया 20, यहाँ बताया 40, यहाँ बताया 60, यहाँ बताया 80, ये बताया फिर 20, ये 40, ये 60, ये 80। ये जानते क्या बोल रहे हैं, ये लारेंज वक्र, ये जो निरपेक्ष था, निरपेक्ष, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष रेखा। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष। निरपेक्ष समानता होना का मतलब ये होता है, ये कह रहे थे कि हमने एक ऐसी रेखा खींची है जो कहता है कि अगर जनसंख्या 20 है तो सब 20 पा रहे हैं, 40 हुआ तो इनकम भी 40 हो गया, 60 हुआ इनकम भी 60 हो गया, 80 हुआ इनकम भी कितना हो गया, 80, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है भाई, ऑपरेशन बढ़ने के साथ इनकम बढ़े कोई जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक अन्य उन्होंने रेखा खींचा, इन्होंने कहा ये लारेंज वक्र, ये ऐसी। अब इन्होंने क्या कहा पता आपको, इन्होंने ये कहा कि इस निरपेक्ष से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी वक्र की, उतना ही ज्यादा असमानता होती चलेगी। जो निरपेक्ष था वो क्या प्रदर्शित करता था, सब जगह बिल्कुल बराबर रहेगा, यानी अगर 20 लोग इनकम करने वाले हैं, सब 20 में पैसा जैसे मैंने बताया 7 लोग हैं ना, 1,000 बांट दिए, ठीक। लेकिन क्या ये संभव है कि अगर मान लीजिए इनकम ज्यादा, संख्या ज्यादा हो गई तो 7,000 रुपया ही रहा, तो क्या भी सबको 1,000 मिल जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो निरपेक्ष था वो तो प्रदर्शित करता नहीं, सबको बराबर ही बंट मिलेगा। लेकिन ये जो लारेंज वक्र है वो ये कहता है कि देखिए ये वक्र है आपका लारेंज, ये कहा कि उस निरपेक्ष से, किससे? निरपेक्ष समानता रेखा से जितनी ज्यादा दूरी को करते चले जाएंगे हम, उतनी ही ज्यादा असमानता होती चली जाएगी। देखो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कम असमानता, ज्यादा असमानता है, फिर इधर ऐसे होते जा रहा है, दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर देखो इधर दूरी कम हो गई, असमानता कम हो रही है, नहीं हो रही है। तो यानी इस रेखा से जितनी ज्यादा दूरी होगी असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। किस रेखा से? निरपेक्ष। निरपेक्ष समानता रेखा से जितनी ज्यादा दूरी होगी असमानता उतनी ही ज्यादा होगी। लाइन याद हुआ? लारेंज वक्र क्या प्रदर्शित करता है? आय की असमानता। क्या? आय की असमानता। क्या प्रदर्शित करेगा? आय की असमानता। तो मैंने ये बताया कि देखो निरपेक्ष समानता रेखा कहते किसको है? यह 45 अंश की एक सीधी रेखा होती है जो दर्शाती है कि देश की X% जनसंख्या के पास देश की X% आय है, यानी 20% जनसंख्या के पास देश की 20% आय है, 40% जनसंख्या के पास देश की 40% आय है। जैसे मैंने भी बताया कि श्वेता के घर में 7 मेंबर है, पापा ने 7,000 रुपए कमाया तो 1,000 सबको बांट दिया, तो इक्वल कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। जबकि ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी इनकम तो ही है। अब आपके घर में 8 लोग हो जाए, क्या आप भी 1,000 ले सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। तो लेकिन निरपेक्ष क्या प्रदर्शित करता था कि 20% लोगों के पास 20% आय है, 40% लोगों के पास 40% आय है। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा, जो लारेंज वक्र है उन्होंने कहा कि वास्तविक आय वितरण को प्रदर्शित करता है। किसको? वास्तविक आय वितरण को। उन्होंने ये कहा कि इन रेखा से, किससे? निरपेक्ष समानता रेखा, किससे? निरपेक्ष समानता रेखा, जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी आय की समानता उतनी ही क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कहा निर्णय निष्कर्ष क्या निकला? इन दोनों रेखाओं से जितनी दूरी होगी आय की असमानता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गया ना? गिनी गुणांक क्या कहता है? इसी को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक भी इसी वक्र को ही प्रदर्शित करता है। वो क्या कहता है? a/a + b, a/a + b। ए क्या है? ए है समानता रेखा। क्या है? समानता रेखा एवं लारेंज वक्र के बीच का क्षेत्रफल, यानी इसके ए क्या है? इसके बीच का क्षेत्रफल, ये क्या है? a अपान a + b है। ये तो जान ही गया, ए रेखा और लारेंज वक्र के बीच के जो क्षेत्रफल है उससे हमने किससे व्यक्त किया? a से। ये तो क्लियर हो गया। अब b क्या है? b प्रदर्शित करता है लारेंज वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, यानी ये जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल। ये क्या है? b। क्या है? b। तो आप अच्छी तरह जान रहे हो a का मान हमेशा a + b से कम रहे, ज्यादा रहेगा? कम रहेगा। भाई ये अकेले a और एक a + b, तो a + b का मान ज्यादा रहेगा कम रहेगा? तो इसका मतलब है हमेशा असमानता नहीं रहेगी। तो यही गिनी गुणांक कहता है कि ये फिर वही क्वेश्चन आएगा, गिनी गुणांक और लारेंज वक्र दोनों किसको प्रदर्शित करता है? आय की असमानता। असमानता वितरण को। किसको? आय की असमानता वितरण को। यानी क्या भारत में, क्या विश्व में ऐसा एक वक्र प्रदर्शित करता है कि किसी व्यक्ति के पास आय कितना असमान रूप से है, लारेंज वक्र जितना दूर होगा समानता रेखा से उतना ही ज्यादा क्या होगा? आय का वितरण असमान। इससे भारत में क्या है? भारत में
पूरा का पूरा पैसे का 90% पैसा केवल 10% लोग के पास है। अंबानी के पास पैसा, अडानी के पास पैसा है, लेकिन क्या उतना पैसा आपके पास भी है? नहीं। तो इसका मतलब ये होता है आय का वितरण समान है असमान? उसको अगला देखते हैं वो क्या। उसके बाद एक वर्ड आता है, ये जीरो रेट के बीच चलता है। किसके बीच? जीरो रेट। किसके बीच? जीरो रेट। अगर जीरो पर है तो पूर्ण समान है, और एक पर है पूर्णतः असमान है। ठीक, जीरो रेट गिनी गुणांक किसके बीच चलता है? जीरो रेट। ये कैसे रेखा खींच देंगे? जो रहेगा जीरो रेट के बीच, हम जीरो पर है तो पूर्ण असमान, सॉरी पूर्ण समान है। क्या बेटा? पूर्ण समान, यानी आय का वितरण पूर्णतः सही किया गया है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर इधर पर पहुंच जाते एक पर, तो पूर्णतः क्या है? असमान। पूर्णतः क्या है? असमान। कंफर्म हो गया ना? तो गिनी गुणांक किसके बीच होगा? जीरो रेट के बीच। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसको देखिए, ये चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स है आपका बेटा, इसलिए बहुत बारीकी से बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं इसको। ये बिल्कुल फिक्स है क्वेश्चन यहाँ से आना, गरीबी और बेरोजगारी से क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है। और लारेंज वक्त के क्वेश्चन इसलिए आपको बहुत आराम समझा रहे हैं, समझ में तो आ रहा आपको भैया? देखिए जैसे क्वेश्चन देगा 4-5 क्वेश्चन दे देगा छोटी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दे देगा लारेंज वक्र असमान आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक आय व्यय के वितरण को प्रदर्शित करता है। तीसरा दे देगा गिनी गुणांक जीरो रेट के बीच में होता है। चौथा दे देगा सुरेश तेंदुलकर का समित गरीबी से है। तो कौन गलत है? कौन गलत होता है? दूसरा। कौन गलत होता है? दूसरा। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि गिनी गुणांक का संबंध आय के अपव्यय से है, ना केवल आय के असमान वितरण से है। आय के असमानता के वितरण से। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा। तो आपको इतना टफ क्वेश्चन पूछा, टफ नहीं पूछता, बस थोड़ा जानकारी का अभाव होता और बहुत आसान है। टफ लग रहा है क्या एकदम? बस अब देखिए इसमें ये पॉइंट एक मांगो लोच, इसके क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। एक और बहुआयामी गरीबी, क्या ये आपने सुना होगा सबको। बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है? देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यह देखा जाता है कि एक तो आपने मैंने बताया आपको कि देखिए भाई साहब हमने क्या आकलन किया कि हमें 3 चीजें मूलभूत रूप से चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज चाहिए, क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। फिर 2 चीजें और जोड़ दीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब बहुआयामी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया होगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको रखा जाता है? देखो इसमें आय से परे गरीबी का मापन शिक्षा एवं स्वास्थ्य जीवन स्तर से देखा जाता है। देखिए आय कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं, बहुआयामी गरीबी उससे कहा जाता है। भारत में वो लोग भी गरीब कहे जाएंगे जिनका इनकम तो बढ़ गया है। मैंने बताया था देखिए भारत में क्या होता है बाबू कि हमारा इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ना चाहिए, जीवन स्तर बढ़ना चाहिए। यानी कल अगर आपकी इनकम 10,000 थी, मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था पिछले वाली क्लास में कि आपके पिताजी RBI बैंक है, आपको तनिको पैसा ज्यादा हुआ तो कहेंगे बेटा लोन ले लो, तुम्हारा अकाउंट ठंडा हो गया। आपको पता चला आप जब इस बार नौकरी से आप वापस आए तो पापा ने आपके देखा कि आप फर्स्ट क्लास का कपड़ा पहने हुए, अच्छी से घड़ी लगाए हुए, कम से कम 10,000 का ग्लासेस लगाए हुए हैं, अपाची से आए हुए हैं, जूता भी नंबर 1 स्टैंडर्ड का है। तो भाई साहब तुम तो वर्तमान देख लो, आपके पिताजी भविष्य देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा तुम्हारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा घर में गाँव जमीन इकट्ठी ले लेगा, नए नए कमाए आप भी हैं, हाँ ले लो। कितने का है? 10 लाख का। तो भाई इनकम तो है 40,000। फिर भी आपके तो कहोगे नहीं मतलब भाई नए नए नौकरी लेके कम ले पापा मैनेज कर लो। आपने 10 लोग सुधार लेके पापा को दे दिया, ठीक। अब आपने सारा पैसा दे दिया किसको? पापा को। कितना? 10 लाख। तो तुम्हारी इनकम 40,000 का, तुम उधार सबसे लोग नहीं लोगे। अब तुम्हारा जो है कंट्रोल आ गया। किसने काम किया? RBI। अब आप अगले महीने से अपाची में जो गाड़ियां स्टैंडर्ड फैशन का फालतू पैसे जा रहा था वो कंट्रोल में कंट्रोल हो जाएगा। ये काम कौन करता है? RBI। क्या भैया? अब ये जो बहुआयामी गरीबी निर्धारण है, बहुआयामी गरीबी का सूचकांक ये कहता है कि देखो आय की हमसे बहुत ज्यादा आय से मतलब नहीं है, आय की अतिरिक्त 3 चीजें में और ध्यान देना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। क्या क्या? यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कमा फिर भी उसका जीवन स्तर सुधार नहीं हो पा रहा है, यानी जब उसके पास 10,000 रुपए कमाता था तब भी नमक और तेल रोटी खाता था, अब वो 1 लाख कमा रहा है तब भी नमक तेल रोटी खा रहा है, क्या उसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? नहीं। तो ये गरीबी के अंदर ही आएगा। तो उन्होंने इसमें किसका समझ गए? मेरी बात नहीं समझ गए? यानी जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे जीवन स्तर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप कल दाल रोटी खा रहे थे,
इनकम बढ़ने के बाद आप पनीर खाना शुरू कर दिए, फिर आप कभी नॉर्मल साइकिल चलते थे, आज आप 2 व्हीलर चलना चालू कर दिए, फिर 4 व्हीलर आ गया, यानी जीवन स्तर में क्या हो रहा है, बदलाव। तो इसमें 2 चीजें, और अच्छा स्वास्थ्य भी सुधरना चाहिए। ये नहीं कि कल आप पैसा नहीं था तो आप इलाज नहीं करवाते, आज पैसा है तो इलाज भी करवाइए आप, ठीक। तो इसका मतलब स्वास्थ्य भी होना चाहिए और घर में शिक्षा का स्तर भी सुधरना चाहिए, और क्या होता है जीवन स्तर में सुधार। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस पर निर्भर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के सुधार से, 3 चीजों पर देखा जाता है। क्लियर हो गया। आय के अतिरिक्त 3 चीजों पर देखा जाएगा। वैश्विक एमपीआई कौन करता है, एमपीआई मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वर्तमान में यही चलता है। वर्तमान में जो माप होता है इसी देखा जाता है कि हम कोई चीज तो देखेंगे क्या, रोटी कपड़ा और मकान, इसके सिवा 3 चीज और देखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रदर्शित करता है। भारत में इसका आकलन कौन करता है, नीति आयोग। कौन करता है, नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन है, अभी आपसे कुछ गरीबी का सूचकांक कौन करेगा, तो ये एनएसओ करता है। कौन करता है, लेकिन बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन देखेगा, नीति आयोग। ध्यान से रखो, बहुआयामी कौन देखता है, एमपीआई देखेगा नीति आयोग, उधर कौन देखेगा, एनएसओ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको देखता है यूएनडीपी एवं ओपीएचआई। और नवीनतम आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा गरीब बिहार में। कहां पे है, बिहार में। अच्छा, गरीबी का कारण क्या है, आदमी गरीब क्यों होता है? हर कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है, बस सब खाली हाथ आए। गरीब बन के पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब बन के मरना जरूर बुरी बात है। आप गरीब हर कोई पैदा होता है, हम भी जीरो खाली हाथ आए, तो आप भी खाली हाथ आए। अब यहाँ कर्म करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके अनुसार गरीबी कारण क्या है, आकलन करिए आप, क्या गरीबी कारण क्या क्या हो सकता है, कभी क्या आकलन करिए। आपको भी थोड़ा सा बताइए ना, सबसे पहले कारण क्या है, छोटी जनसंख्या कार्ड है या नहीं? आप लोग बोलते रहिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, ऐसे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा समझना है। तो एक जनसंख्या कार्ड है या नहीं है? गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या। एक घर में 10-10, 15-15 की आबादी हो जा रही है और काम कोई नहीं करना चाह रहा, वो क्या है, गरीबी का पहले कारण। दूसरा, शिक्षा का अभाव भी है। शिक्षा का अभाव है या नहीं है? अशिक्षा हमारे यहाँ ज्यादा है, लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित है भी तो क्यों किताब से पढ़े लिखे है। अगर शिक्षित होते तो हमारे दो की पॉलिसी को अपनाते, ठीक। या हो सकता है परिवार नियोजन की पद्धति को अपना लेते, शादियां देर में करते, लड़कियां शादी के सोचने के बजाय गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचती, लड़के शादी पार्टी में एंजॉयमेंट करने के बजाय आप अपने लाइफ का सिलेक्शन के बारे में सोचते। शिक्षा तो ये कहती है ना कि आप अपने करियर के बारे में सोचिए, पहले अपने आप खड़े करिए, देश का कर्तव्य आपका, देश की सेवा करिए। तो अगर आप शिक्षित होते तो आप इसके बारे में सोचते। तीसरा क्या है, हमारे जो शिक्षा है उसमें कमी भी है, हमारा शिक्षा जॉब ओरिएंटेड नहीं है। जो नया बजट है उसमें यही कहा गया ना कि शिक्षा कैसे बनाएगा, जॉब ओरिएंटेड, व्यवसायिक शिक्षा करेंगे। तीसरा कारण गरीबी का एक भी है कि हमारे यहाँ जॉब ओरिएंटेड नहीं है। ये गरीबी का ये भी है। अकार्यशील जनसंख्या भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। कुछ तो हमारे यहाँ जनसंख्या कार्यशील है लेकिन काम नहीं करना चाहती। अच्छा, इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं, अभी आप बेरोजगारी पढ़ेंगे, 2 तरह लोग आते हैं। चलो मान लो 50 लोग हमारे पास है, छोटी कार्यशील जनसंख्या जो काम कर सकती है। उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उस पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, वो काम ना करे तो चलेगा, ठीक, क्योंकि क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अपने घर में बैठा हुआ 10 लोग ऐसे भी हैं जो केवल खा पी के सो रहे, कहते हैं कोनो कमाई ना मिलता, कहाँ करी, हमारा तो मन ही ना है कि हाथ कुछ करेगी, ये भी काम करने लायक हो है। देखा नहीं देखा आप ऐसे लोग? तो वो भी एक कारण है हमारे यहाँ गरीबी होने का कि आदमी खुद कार्यशील जनसंख्या कार्य न करना चाहे, तो उसका भी कारण होता है कि जिसकी वजह से आदमी क्या होता है, गरीब होता है। अगला क्या है, कौशल की कमी है, आय की असमानता भी है। आय क्या है, बहुत बड़ा कारण भी है कि किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कुछ पैसा भी नहीं है, तो ये आय की असमानता भी एक कारण होती है। तो आप लोग समझ गरीबी क्या क्या कारण है। अच्छा, मैं बोलूं गरीबी दूर करने का क्या क्या कारण, कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। आप बोलेंगे सर जो यही कारण, इसको हटा दो, जनसंख्या पहले नियंत्रण करवा दो, शिक्षा करवा दो न। और जो लोग कहते थे कि आज हमारा काम करेंगे, मन न करके लाठी उठाई दो, भाई तो मनरेगा का काम करके आओ। बस जब आप काम कार्यशील जनसंख्या काम करने लगे, अपने आप में गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। बैठे हो केवल खा रहे हो तो जैसे आप ही लोग सब 20+ हो गए, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, माँ बाप पैसा बर्बाद करने से अच्छा जाकर के जॉब करो, उससे क्या होगा, आपकी स्टडी भी हो जाएगा। आपका आप नहीं पढ़ रहे हो, आपकी बदौलत कोई तो घर का मेंबर पढ़ लेगा, ठीक है, क्या होगा, तो आपकी वजह आपके घर कोई मेंबर तो पढ़ लेगा। तो इसका मतलब अगर वो शिक्षित हो जाए, उसके बाद बड़ा शिक्षा कैसा हो जाए,
व्यवसायिक उद्योग, ठीक है। कौशल ट्रेनिंग दिया जाए बच्चों को। आय की समानता को वितरण को बेटा ध्यान दो, आय की वितरण कैसे कर दिया जाए, समान या समान। अगला चलता है, अगला पॉइंट आता है बेरोजगारी। इन्हीं दोनों का एकदम व्यक्तिगत संबंध है। जो बेरोजगार वही गरीब है, और जो बेरोजगार नहीं क्या है, अमीर है। दोनों का एक दूसरे संबंध है ना। तो बेरोजगारी कहते हैं किसको, देखो गरीब बेरोजगार कहते हैं किसको, जो काम करने के इच्छुक हो। इस परिभाषा ये है। आप उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते जो घर बैठे बस हमारे माने नहीं कि आप कुछ करेंगे, कहीं भैया हम तो बेरोजगार है, तो हमारे काम में कुछ कर मन नहीं था। तो परिभाषा के अनुसार बेरोजगार है नहीं। कौन बेरोजगार है, पहली चीज जो काम करने के इच्छुक हो। दूसरा यानी फेल होने गम किसे मनाना चाहिए, जो पढ़ा खूब अच्छे तरीके से हो और पूरा विश्वास किया कि मेरा निकल जाएगा, तब रिजल्ट आने के बाद रोए। अब जिस जिंदगी को पढ़ा नहीं आ रहे हैं, भगवान भरोसे कर रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद कहते भैया देखा हम बहुत मेहनत कर मानना था, उनको गम बनाने का कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है। सिर्फ वो अधिकार है बाबू जिन्होंने पूरा मेहनत किया है और फिर भी फेल हो गए, तब किस्मत को आप दोष दीजिए, अन्यथा नहीं। और आप पढ़ते भी नहीं फिर भी कर दो। दूसरा क्या बोला पता बेटा, एक तो क्या काम करने की इच्छा हो, दूसरा प्रचलित दर पर उन्हें मजदूरी भी मिले। प्रचलित दर पर मजदूरी यानी 500 मजदूरी तो 500 रुपए मिलना चाहिए। देन दो शर्तें हैं, एक तो काम करने का क्या हो, इच्छुक हो, और दूसरा उसे प्रचलित दर पर काम मिले। ये नहीं कि इंजीनियर बंदा है, बंदे ने IIT किया हुआ इंजीनियर है, उसकी सैलरी 1,10,000 होनी चाहिए थी, तो उसको काम मिला, उसने हाईकोर्ट में चपरासी हो गया। सैलरी कितनी मिल रही है, 32,000 रुपए। अभी देखिए सफाई कर्मी में सब भर्ती की तो बीटेक एमटेक वाले वो भी बेरोजगारी की स्थिति में क्यों आ सकते थे, इसलिए आ सकते थे क्योंकि उनको उनके प्रचलित दर से रेट नहीं मिल पाया। तो दो चीज, एक काम करने का क्या हो, इच्छुक हो, दूसरा क्या हो, प्रचलित दर पर काम मिले, तो आदमी क्या कहलाता है, बेरोजगार। अब देखिए आंकड़ा कौन जारी करेगा, NSSO। कौन बेटा, NSSO ये आंकड़ा जारी करता है। देखिए कार्यकारी जनसंख्या किसे कहते हैं, जो जनसंख्या 15 से 59 के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्यकारी। मैं बता दूं ना कि कार्यकारी जनसंख्या उसे कहा जाता है जो कार्य कर सकता है। एक 0 से 14 वर्ष वाले बिल्कुल बेकार है। जब आप घर जाएंगे छोटे बच्चे बोलेंगे चाचा टॉफी, मौसी टॉफी, हुआ टॉफी, भैया वो आप पे डिपेंड है। और एक 60 साल प्लस वाले वो क्या आप कहेंगे भैया पानी को कमाएंगे। इसके मतलब दोनों डिपेंड है। इनको छोड़ दीजिए। 15 से 59 साल यानी आप लोग कार्यकारी हैं या नहीं हैं? अगर आप लोग कार्यकारी हैं और आप काम न करें तब देश के लिए खतरा है। तो आप कार्यकारी स्थिति में, किस स्थिति में, कार्यकारी। कौन जनसंख्या आती है इसमें, 15 से 59। कौन बेटा, 15 से 59। देखिए इस कार्यकारी जनसंख्या किसी भी बेरोजगारी में 3 चीज महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कार्यकारी जनसंख्या, एक होता है श्रम बल, एक होता है कार्यबल। तीनों में अंतर बड़ा बताऊं, समझिए ध्यान से प्लीज, निवेदन कर रहा हूं आपसे, दिमाग कहीं मत हटाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कार्यकारी जनसंख्या जो 15 से 59 के बीच में होगी। श्रम बल किसे कहते हैं, वे लोग जो कार्य करना चाहते हैं, वे लोग जो कार्य करना चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं, श्रम बल। कार्यबल किसे कहते हैं, जिन्हें काम मिल गया है, जिन्हें काम मिल गया है। आप लोग अंतर नहीं समझे, देखो कार्यबल हमने सबसे पहले कहा बेटा कार्यकारी जनसंख्या, मैंने कहा एक स्थान पे 50 लोग हैं जो 50 से 59 के बीच में है। कितने, 50। जो 50 यानी सब कार्यशील जनसंख्या नहीं है, ये सब काम करना चाहते हैं ना। अब ये नहीं, ये लोग काम करने के लायक है या नहीं है, भैया। लेकिन इसमें से सब लोग काम करना चाहेंगे नहीं, कुछ लोग ऐसे वाले भी हैं हमारा मानना है कि, और कुछ लोग नहीं अब हम सीधा बना तो IAS बना, पहले पढ़े लिखेंगे तब उसके बाद तब हम काम करेंगे। तो जो पढ़ लिख रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए आप। तो मान लीजिए जो कार्य करना चाहिए जिसे कार्यबल कहते हैं। कार्यबल क्या होता है, कार्यबल वो होंगे जो लोग, श्रम बल किसे कहेंगे, जो लोग काम करना चाहते हैं। ये लोग तो काम करने योग्य है, चाह रहे हैं केवल 40 लोग, 10 लोग क्या कर रहे हैं, नहीं चाह रहे, यानी वो पढ़ाई करने वाले बंदे हैं या ये वाले बंदे हैं जो नहीं करना चाहते, 10 लोग। अब काम श्रम बल क्या होता है, जितने लोग काम करना चाहते, कितना लोग, 40 लोग। अब सुनिए, ये 40 लोग काम करना चाहते थे ना, इनमें काम कितने लोग को मिला, केवल 20 लोग। किस लोग मिला, 20 लोग। अब बेरोजगार कौन है,
ये 20 क्या है? क्या आप 30 बेरोजगार बोलोगे? क्यों? पहली परिभाषा क्या बोली? इच्छुक भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो एग्जाम में आपके सवाल आएगा 50 लोग कार्यशील जनसंख्या की स्थिति में थे, जिसमें से 40 श्रम बल पे थे और 20 कार्यबल पे थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन प्रदर्शित करता है वहां बेरोजगारों की संख्या कितनी है? तो बच्चे मारेंगे 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। बस सब कार्यशील जनसंख्या कार्य बनना चाहिए था, लेकिन अभी आपने क्या जाना? दो परिभाषा है। एक क्या होना चाहिए? इच्छुक। ये 10 लोग क्या इच्छुक हैं? नहीं। तो क्या हम इनको बेरोजगार मानेंगे? नहीं। बेरोजगार मानेंगे इच्छुक हो। तो कितने लोग इच्छुक थे? 40। और इसमें कितने लोग काम मिला है? तो वास्तव में बेरोजगार कितने लोग हैं? तो समझिए क्या अंतर होता है। तो 3 आंकड़ा बेरोजगारी प्रदर्शित करेगा। कौन कौन बल? एक होता है कार्यकारी जनसंख्या, एक होता है श्रम बल, एक कौन होता है? कार्य। ठीक है, बेरोजगार का निकालेंगे श्रम बल माइनस कार्य बल, यानी इसके अनुसार कितने लोग बेरोजगार हैं? मात्र 20 लोग। 20 लोग। एकदम परिभाषा समझ में आ गया? नहीं सुना गया? यस सर। मस्त एकदम ना, कंफर्म। चलिए, तो अगला पॉइंट होता है कि बेरोजगारी कितने तरीके से होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब खुद हमारी इच्छा है कि हम काम नहीं करेंगे, वो जानबूझ वाले बेरोजगार है ना। हाँ, खुद नहीं चाहते तो उन्हें बोलेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, काम करना ही नहीं चाहते। दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी उसे कहते हैं ये जो है बेचारे 40 लोग, ये जो 10 लोग बैठे वो क्या है? ऐच्छिक है। ये जो 40 में 20 को नहीं मिला वो क्या है? अनैच्छिक। तो बेचारे काम चाहते थे लेकिन काम मिल नहीं रहा। अब इसमें भी जो अनैच्छिक वाले कई तरीके से बेरोजगार होते हैं। एक होती है संरचनात्मक। अब इसमें एक प्रकार एग्जाम में आपके पूछ लेगा, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, किसमें कौन कौन बेरोजगारी पाई जाती है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा। अब ध्यान से समझिए। तो अनैच्छिक में पहला होगा संरचनात्मक। क्या होता है? भारत में सबसे ज्यादा यही बेरोजगारी है। कौन सी? संरचनात्मक। ये क्या होता है पता आपको? किसी को पता बेटा क्या बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। बताओ। देखिए, नई नई तकनीक आ रही नहीं आ रही है? बोले यार। अब बेचारे जो पुराने गांव के मिस्त्री थे, गांव वाले मिस्त्री, वो घर बनाते थे, वही क्या बोलते हैं कि करनी से लेकर के सीमेंट वाली से जोड़ के बेचारे बना देते हैं। ठीक, उसके बाद आई वो मशीन, मिक्सर मशीन आई। ठीक, अब बेचारे मिक्सर मशीन चला देता है। अब ना बेचारे काम कम मिले ज्यादा, शटरिंग वाला काम चालू हो गया ना। जब शटरिंग वाला काम, अब वही मिस्त्री आगे बढ़े जिसको शटरिंग आती है। अब पुरानी पद्धत वाले सब क्या हो गए? हो गए नहीं हो गए? अच्छा, पुरानी पीढ़ी कंप्यूटर जानती नहीं थी, अभी तक हाथ से लेटर लिख करके भेजते थे। अब पोस्ट ऑफिस वाले हर विभाग में क्या चलने लगा? कंप्यूटर। अब बेचारा जो अभी तक हाथ से लिख के लेटर भेजता था, अब उसको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या न करें, क्योंकि उसे कंप्यूटर चलाना तो आता नहीं है। यानी इसका मतलब होता है संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी आएगी जब तकनीक का विकास हो जाता है, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हो गए उसे क्या बोलते हैं? एकदम समझ आ गया? नहीं समझ गया? कितने लोग बात हुई? एकदम कंफर्म है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा कौन सी गरीबी है? संरचनात्मक गरीबी है। संरचनात्मक गरीबी होती कैसे है? जब तकनीक का विकास, यानी देश विकास करेगा लोग गरीब हो गए, या तो इनको प्रशिक्षित करो, और प्रशिक्षित नहीं करो तो क्या हो जाएगा बेटा लोग गरीब। तो संरचनात्मक जो गरीबी आई, कौन गरीबी आई? किसके माध्यम से आती है? तकनीक जैसे विकास करेगा क्या हो जाएंगे? गरीब। अगला देखिए आप, दूसरा होता है प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, ये क्या होता है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी उसे कहा जाता है जहां पर जितने लोग की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग काम करें, उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। इसको जानते कहाँ मिलेगा? कृषि में। कहाँ मिलता है? कृषि में। इसको आप लोग भी झेले होंगे, बचपन अपना याद है ना, जिसके गाँव में वो घर में वो गन्ना लगता हुआ याद है, गन्ना बुआई, जो नहीं गन्ना बुआई हो इतना स्कूल बानी, ये कहाँ जाता है उसको चल पहले गन्ना बोएगा स्कूल आ जाए बटे। तो पता चला वो कम हुआ तो 10 लोग कर सकते थे, लेकिन उसमें पूरा खानदान लगा हुआ है गन्ने का। तो क्या सबकी आवश्यकता है? नहीं। और धान कटवाही आवश्यकता 3 लोग का, तू कहाँ बैठ, तुम चला आलू बुआई, आलू खुदाई, इसमें क्या जरूरी है? क्या जितने लोग उतने आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। इसमें से केवल 2 आवश्यकता है, गए खेत में 10 जने मेरे प्यारा था केवल। तो ये क्या है? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। कौन भैया? प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी से कहेंगे जब जितने लोग की आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा लोग काम करें, उसे कहते हैं प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। तीसरा होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या होता है? देखिए ये एक क्या होता है? ये अस्थायी है। कौन सा? अस्थायी। जैसे एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाने का समय, हम एसडीएम थे, ठीक,
हमको आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तो हमने एसडीएम के पीसीएस के पद को छोड़ करके जितने दिन हमने तैयारी की आईएएस का और आईएएस बना, इतने दिन के बीच का जो समय, कौन सी बेरोजगारी है? घर्षणात्मक। कौन भैया? यानी जब एक नौकरी का ड्रॉप करके दूसरी नौकरी में जाने के बीच का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक। क्या बोलते हैं? अगला होता है चक्रीय। कौन सा है? चक्रीय। चक्रीय मुख्यतः पूंजीवादी देशों में पाया जाता है। वो क्या होता है? जब मंदी आ जाता है, मंदी मतलब हर चीज सस्ती महंगी होगी, सस्ती, तो उस समय क्या होता है? मार्केट से जो कर्मचारी जो छुटने लगते हैं, जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा कि जब मंदी आई तो लोग क्या होने लगे? नौकरी से निकाले जाने लगे, तो उससे कौन बेरोजगार बोलते हैं? चक्रीय। क्या बोलते हैं? चक्रीय। अगला होता है मौसमी। मौसमी बेरोजगारी क्या लोग जानते होंगे? एकदम सीजनल काम है, जैसे बर्फ बेचने वाला सिर्फ बर्फ कब बेचेगा? आइसक्रीम कब बेचेगा? गर्मी में। क्या हर महीने बेच सकता है? क्या नहीं। स्वेटर बेचने वाला स्वेटर कब बेचेगा? गर्मी में। तो इसका मतलब यह है कि केवल मौसम में काम मिलेगा, अगले मौसम में क्या रहेंगे? वो बेरोजगार। उससे कौन बेरोजगार बोलते हैं? मौसमी। अगला होता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी मतलब यह होता है जिनको योग्यता के अनुसार काम न मिलता, उन्हें क्या बोलते हैं? अब ये मत सोचिएगा कि पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार में शिक्षित बेरोजगारी बने, नहीं बेटा। शिक्षित बेरोजगारी वो भी हैं जो जिस योग्य थे लेकिन उस योग्य उनको नौकरी न मिली, वो भी क्या कहलाएंगे? शिक्षित बेरोजगारी। तो कुल कितने प्रकार की बेरोजगारी हो गया? 6। वही हो गया पहला। 2 प्रकार होता है बेटा, एक होता है ऐच्छिक, होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक कितने हुए? 6। भाग तो ज्यादा कौन बेरोजगारी है? संरचनात्मक। वो कैसे होती है? तकनीकी विकास हुआ तो क्या हो गया? लोग बेरोजगार। कंफर्म हो गया? तो संरचनात्मक हो गया, प्रच्छन्न हो गया, घर्षणात्मक हो गया, चक्रीय हो गया, मौसमी हो गया, कौन हो गया? शिक्षित। क्लियर हो गया? कंफर्म है? चलिए अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा। अगला पॉइंट आपका चलते हैं, यहाँ पे आते हैं हम पहले। ये आप इधर देख रहे हैं मांग की लोच, यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा। मांग की लोच क्लियर हो गया आपका? तो पहला चैप्टर क्या पढ़ा आपने? गरीबी। दूसरा क्या पढ़ा आपने? बेरोजगारी। अच्छा फिर पूछिए बेरोजगारी कारण क्या है? वही जो आपने पहले पढ़ा, सब कारण वही, शिक्षा का न होना, बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा, तकनीकी का अभाव। और फिर वो दूर कैसे होगा? सर उसे बढ़ा दो, दूर नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक, तो स्माइल ब्रेक पढ़ते रहिए, आप सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। अब अगला चैप्टर में मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, इसको जो भी नियम आपका है इसको आप सब पहले से जानते हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे आप, सब आप पहले जानते, बस इतना अगर जानते नहीं थे आप कि यही नियम मांग का लोच है। जैसे मैंने बताया डॉपलर प्रभाव फिजिक्स में, याद है? मैंने कहा डॉपलर प्रभाव बेटा कितने लोग जानते हो? अभी कोई नहीं जानता। अभी मैं उदाहरण बता दूंगा तो आप कहेंगे हम सब जानते हैं। जैसे कोई अगर आपके कान के बगल होकर चिल्लाए तब आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगा कि दूर से चिल्लाए तब ज्यादा सुनाई पड़ेगा? यही डॉपलर प्रभाव होता है। ये तो आपको बता सकते थे कि जैसे जैसे कोई वस्तु आपके नजदीक आएगी उस वस्तु की आवाज तेज होती जाएगी। ये सही गलत है? यही डॉपलर बता के चले गए थे, अब उनके नाम पे पड़ गया डॉपलर का प्रभाव। इसको हम भी कर सकते हैं रवि का प्रभाव, वो बताते हैं, हम नहीं बता रहे क्या? सब बता रहे, लेकिन बस ये तक आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ऐसी मांग और पूर्ति रोज आप मार्केट में इसको देखोगे, मांग और पूर्ति करनी है रोज। अब देखिए होता क्या है, मांग और पूर्ति आपूर्ति कहते किसको है? देखो, खरीदने की इच्छा हो और क्षमता दोनों हो तभी कहा जाता है वस्तु की मांग है। दो चीज होता है, एक होता है कि छोटी भैया हमको तो हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरी मांग है, मांग है कि इच्छा है? इच्छा है। अभी आप लोग समझ गए मांग और इच्छा में क्या अंतर होता है। ठीक है, इच्छा का मतलब क्षमता है नहीं तुम्हारे अंदर? नहीं है। अब बेटा एकदम एक्यूरेट परिभाषा आप पहुंच गए। मांग किसे कहेंगे? इच्छा भी हो और क्षमता भी। जैसे अभी आपने पढ़ा बेरोजगार किसे है? काम करने के इच्छुक भी हो तब तो बेरोजगार है, अगर इच्छुक नहीं है तो बेरोजगार नहीं। इसमें ऐसे बेटा कि काम मतलब वस्तु की इच्छा भी है और तुम्हारे अंदर खरीदने की क्षमता भी, तो आप मांग है। जैसे मैंने कहा कि भैया हमको मोबाइल लेनी है, एक मोबाइल लेनी है, ठीक ठाक हो, कैमरा अच्छा हो, रिकॉर्डिंग अच्छी चल सके, मुझे मोबाइल लेनी है। ये मेरी इच्छा भी है और मेरे पास क्षमता भी है, मैं 15-20 हजार 25 हजार में मोबाइल खरीद सकता हूँ 30 हजार का। तो यानी ये मेरी मांग है नहीं मांग है? मांग है। अब मैंने बोला मुझे एक लेना है, तो एक अभी फ्रांस से राफेल वाला,
अब कितने का होगा, मेरे को करोड़ों रुपए सिर्फ ही होगा, ठीक, कि मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं इसको खरीद क्षमता है क्या मेरे अंदर नहीं है। तो सिर्फ मांग के लिए दोनों होना जरूरी है, क्या क्या, इच्छा और क्षमता। तो यह कह रही है दो शब्दों से मिलकर बना है, इच्छा और किससे, क्षमता। देखिए मांग क्या क्या होती है, मांग होती है स्वतंत्र मांग होती है, व्युत्पन्न मांग होती है, संयुक्त मांग होती है। स्वतंत्र मांग मांग कितने चीजों डिपेंड करता है, दो चीजों पे, एक इच्छा और एक क्षमता। अब स्वतंत्र मांग किसको कहेंगे, जो जरूरत या पसंद पर निर्भर करता है उसे स्वतंत्र मांग कहेंगे। जो हमारी जरूरत है या हमको पसंद है उसे क्या बोलेंगे, स्वतंत्र मांग। जैसे कार मुझे लेना है, फोन मुझे लेना है, तो मैं स्वतंत्र हूँ, वो मेरी अपनी पसंद है, वो मेरी अपनी पसंद है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वतंत्र। दूसरा होता है क्या, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब यह होता है कि अगर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ने पर पहली वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अगर व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं, व्युत्पन्न मांग किसे कहेंगे, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं समझ पाए, आपकी भाषा में समझाओ, समोसा खाती हो, हाँ बोलो, मतलब फ्री वाला पैसा तो पैसा बेटा ना, अगर समोसे की कीमत बढ़ेगी, आलू की कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बताइए आलू की कीमत सीधा बात संबंध था तब बढ़ा, मतलब ये व्युत्पन्न बढ़ा रहा है, समोसा की कीमत बढ़ा, आपने कहा कि आलू की कीमत बढ़ा दो, आलू की कीमत अपने आप बढ़ गई, तो इसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। यानी जब एक की कीमत बढ़ने से उससे जो संबंध भी बढ़ जाए, क्या कहलाता है। एक होता है पूरक, जिसे बोलते हैं संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कहते हैं जिसमें पूरक वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, गाड़ी ज्यादा आ गई मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ना ही बढ़ना, क्योंकि बिना पेट्रोल गाड़ी चल नहीं सकती। यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया ना कि एक वस्तु है तभी दूसरी वस्तु बढ़ेगी। जैसे अगर आप जूता खरीदने जाते हो तो क्या जरूर खरीदोगे, मोजा, कि बिना मोजा जूता पहन लोगे आप, खरीदोगे ना, दूसरे डिपेंड है। यानी अगर जूता की कीमत बढ़ेगी, किसकी कीमत बढ़ेगी, मोजा की कीमत बढ़ेगी। ठंडी आ गया ना, तो जूता की कीमत बढ़ रही है, मोजा की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। अभी जूता की कीमत घट जाए तो क्या कर ले, मोजा बढ़ेगा ना, ले मोजा का करवा कर ले, चप्पल पे, हवाई चप्पल पहन तो मोजा चलेगा भाई, जूता है तभी तो आप मोजा पहनोगे। इसका मतलब पूरक वस्तु कहलाती है, क्या कहलाती है, पूरक वस्तु। तो मांग में दो चीजें डिपेंड हुआ, एक इच्छा और एक कौन, क्षमता। मांग तीन प्रकार हुआ, स्वतंत्र मांग, व्युत्पन्न मांग और कौन, संयुक्त मांग। स्वतंत्र मांग जो दूसरे पर पसंद पर डिपेंड होते हो, व्युत्पन्न दूसरी वस्तु की मांग बढ़ने, पहली वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाए, मांग पहली वस्तु की कीमत बढ़ने, पहली वस्तु की मांग बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाए। और संयुक्त वस्तुएं जो एक दूसरे क्या होती हैं, तीनों से मांग नहीं बढ़ता। आलू मांग बढ़ेगी, समोसे की मांग अपने आप बढ़ जाएगी, या समोसे की मांग बढ़ेगी, आलू की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। कहना पड़े क्या, नहीं। अगर अपने समोसा ज्यादा बिकना चालू हो गया तो आलू अपने आप ज्यादा बिकना चालू हो जाएगा। कंफर्म हो गया बेटा ना। चलिए अब मांग का नियम क्या बोलता है, देखिए मांग और कीमत में क्या संबंध होता है, मांग और कीमत में क्या संबंध निर्धारित करती है। हाँ बेटा, मांग अपनी कीमत खुद निर्धारित करती है। हाँ, मांग अपनी कीमत क्या करती है, खुद डिक्लेयर करेगी, ठीक है। मांग अपनी कीमत क्या करती है, खुद डिक्लेयर करती है। अब इस पे क्या ध्यान देना आपका, आय, मौसम, ऑफर, उम्मीद, जनसंख्या, तकनीक, फैशन, सरकारी नीति, इसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, मांग पर। जैसे किसी वस्तु पे मौसम का प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता। जैसे अब ठंडी का मौसम आ जाए, बरसात आ जाए, पकौड़ी खाने खूब मन कहता है, तो किस पर डिपेंड किया, मौसम। अगर मान ली बरसात ना हो तो पकौड़ी खाते आप, पकौड़ी डिमांड बढ़ा नहीं बढ़ा, ठंडी बढ़ गया तो तली भुनी चीज डिमांड बढ़ा नहीं बढ़ा। अब गर्मी में क्या तली भुनी चीज खाने में कहेगा, इसका मतलब किस पर डिपेंड किया, कुछ चीजें फैशन पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, फैशन। भाई पहले हमारे तरह शूज थे बुढ़वा वाला, फिर उसके बाद नया फैशन आ गया, नए जमाने का शूज आ गया, उसके बाद छोटे छोटे सॉक्स आ गए मोजे, पहले यहाँ तक मोजा पहनते थे लोग, छोटे छोटे मोजे आ गए। तो ये किसका क्या रहा, फैशन। तो कुछ फैशन पर डिपेंड किया, नहीं मांग डिपेंड किया, ठीक है। अगला होता है मांग की लोच। मांग, देखिए मांग आपूर्ति क्या होता है, मांग की लोच समझ लीजिए क्या होता है मांग की लोच, यहाँ समझते हैं। लोच किसे कहते हैं, दाम पर बदलाव होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका जो संबंध है वही लोच कहलाता है। लोच क्या होता है, अगर मांग में बदलाव हो, दाम में बदलाव होगा तो वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका जो आपस में संबंध है वही क्या कहलाता है,
लोच क्या कहलाता है? लोच। इनमें हमेशा विद्यमान पास होता है। किसमें? कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। ध्यान समझिए बेटा, कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग अपने आप क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मेरी बात सुन पर क्लियर हो रहा है? जैसे अगर मैंने बोला कि बेटा देखो किसी वस्तु की कीमत पहले मान लीजिए, अच्छा एक ऐसी वस्तु ऐसा होता क्यों? जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, नहीं बंद कर देंगे? जैसे अभी सोना बढ़ गया। हाँ, जिससे सोना बढ़ गया तो लोगों ने खरीदना क्या कर दिया? ठीक। लेकिन एक बात ध्यान, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है चाहे जितनी कीमत बढ़े खरीदेंगे जरूर उसको आप। जैसे नमक आप चाहे जितनी कीमत बढ़ जाए खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। लेकिन कुछ चीजें प्रतिस्थापन होती हैं, अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थान पे जो प्रयोग करना है उसको खरीद लेंगे, लेकिन उसको छोड़ देंगे। प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे मान लीजिए मार्केट में अपने 2 स्लीपर खरीदने के लिए गए, दोनों हवाई चप्पल लेना है, अगर पता चले कंपनी वाली स्लीपर कीमत बढ़ रही तो प्राइवेट वो वाली स्लीपर ले लेते हैं आप, जनरल वाली। तो ये उसे प्रतिस्थापन वस्तु बोलेंगे। क्या बेटा? प्रतिस्थापन। तो मांग की लोच क्या बोलता है? कहता है अगर किसी वस्तु के दाम में बढ़ेगा तो उस वस्तु की मांग अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनका आपस में संबंध क्या होता है? मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। जैसे हमने कहा कि अगर किसी वस्तु की पहले कीमत 15 रुपए थी, अब 20 हो गई, तो पहले ये जो है 20 बिकता था और अब ये मात्र 15 बिकना शुरू हो गया। तो हमने कहा बताइए लोच कितना है? हमने कहा देखो बेटा ये कीमत में परिवर्तन कितने का हो गया? 5 का, और मांग में परिवर्तन भी कितने हो गया? 5 का। तो हमने कहा मांग में परिवर्तन कितने का हुआ? 5 बटे कीमत परिवर्तन कितने हो गया? 5। यानी लोच कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। कंफर्म? तो मांग के लोच में क्या संबंध होता है बेटा? समझ गए आप लोग? दाम बढ़ने पर दाम क्यों दिक्कत होती है? दाम या कीमत बढ़ने पर मांग अपने आप घट जाएगी, यानी इनमें विपरीत संबंध होगा। क्या होगा? विपरीत संबंध। इसे कहते हैं मांग का नियम। मांग और कीमत में विद्यमान अनुपात का संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी। अच्छा आप किस रूप में देख रहे हैं एक अपने आप को? कस्टमर रूप में, सेलर रूप में? बोलो यार, ठीक बोलो, कस्टमर। क्यों? क्यों खरीदना आपको है। इकोनॉमिक्स खरीदने बेचने की प्रक्रिया है। देखो ये चूंकि ये जो आप मांग का नियम लिखा है उसमें लिखा है मांग एवं कीमत में विद्यमान प्राप्ति होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो लोच का संबंध इसका है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम उसको खरीदना कम कर देंगे, यानी उसकी मांग कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम हो गई। कंफर्म हो गया ना? तो मांग की इसमें होता है कि दाम पर बदलाव से मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो मांग में परिवर्तन बटे किसमें? कीमत। यदि इसका मान 1 होगा इसे इकाई लोच कहते हैं। क्या होते हैं? इकाई लोच। इसका मतलब मांग और कीमत पर क्या है? बराबर का प्रभाव। जितना कीमत बढ़ा उतनी मांग कम, जितना कीमत बढ़ा उतनी मांग कम। तो उसे क्या बोलेंगे? इकाई लोच। क्या बड़ा? दोनों परिवर्तन क्या हो गया? बराबर। तो आगे बढ़ा ना, पहले 20 कीमत 15 कीमत कितने हो गए? 20। तो पहले 20 के कितना खरीद रहे? 15। तो परिवर्तन दोनों बराबर हुआ ना। अगला बड़ा आपका था। उसके बाद देखिए अधिक लोच किसे कहते हैं? जब मूल्य में जरा सा बदलाव हो और मांग में ज्यादा बदलाव हो जाए। कीमत में थोड़ा सा बदलाव हो, सुना, कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई, खरीदारी बहुत कम हो गई, और कीमत में थोड़ी सी कमी हुई, खरीदारी बहुत कम। इसे क्या बोलेंगे? अधिक लोच। इसमें ई का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। ई का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन आता है आपका 4-5 आने तक बिल्कुल फिक्स है। गरीबी, बेरोजगारी, मांग का E1, E2, E3, E1, E0, E0 से कम, इंफिनिटिव। 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से क्या प्रदर्शित करता है। ध्यान समझिए मेरी बात बेटा। तो अगर मूल्य के में जरा सा बदलाव होने पर मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, यानी ई का मान 1 से बड़ा होता है, चल रहा है, तो उसको बोलते हैं अधिक लोच। अनंत लोच किसे कहते हैं? जिसमें कीमत स्थिर है लेकिन मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कीमत क्या हो? स्थिर हो, यानी जो सूत्र क्या है? मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन। हम कह रहे मांग में लगातार बदलाव होती चली जा रही है और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ 0 भाग दे दिया, 0 भाग में कितना रहता है? अनंत। कितना था? तो इसे बोलेंगे अनंत लोच। क्या बोलेंगे? एक होता है बेलोच। बेलोच किसे कहते हैं? कीमत तो बढ़ेगा, कीमत में बदलाव होता है लेकिन मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बेलोचदार वस्तु कहते हैं। जैसे नमक,
कितना कीमत बढ़ाई दो, खरीदेंगे थोड़ा सा ही ना, एकदम 50 रुपये वाला 130 में कही दो, 20 में कही दो, क्या करेंगे? 4 कुंटल खरीद कर रख लेंगे का? नहीं, हमको पानी चाय बनाएंगे आजकल किसमें नमक, पानी पिलाएंगे किसी को नमक ऐसा है का? हाँ भाई, उसकी एक निश्चित मात्रा है ना, तो उसे बेरोजगार वस्तु बोलेंगे। कब बोलेंगे? जिसमें की कीमत बदलाव करने से मांग पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि नमक, दवा भी इसी में आता है, दवा, इसलिए इसका व्यापार करना सही होता है। क्यों? क्योंकि दवा की कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए लोग लेंगे जरूर, कि नहीं लेंगे? लेकिन बस हो सकता है कम थोड़ा कर दे, लेकिन लेंगे जरूर, हॉस्पिटल जाएंगे लेंगे जरूर। उसके बाद मांग बढ़ने से कीमत क्या होती है? ठीक है, चलिए अगला होता है आपका, चलिए अब क्या होता है आपका मांग। अब अच्छा, आपूर्ति क्या होता है? देखिए कीमत लोच क्या हुआ? ईडी, मांग की लोच, कीमत लोच, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत लोच होगा, आय में लोच क्या होगा? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे आय में प्रतिशत परिवर्तन। जो भी रहे वो नीचे लिखेगा, ऊपर हमेशा क्या रहेगा? मांग में परिवर्तन। क्या रहेगा? मांग में परिवर्तन। नीचे जो यहाँ रहे कीमत लोच है तो कीमत में परिवर्तन, आय में लोच है तो आय में परिवर्तन। अच्छा, अगर ईडी का मान पूर्णतः अनंत रहा तो वस्तुएं कैसी हैं? पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः क्या है? लोचदार है। और अगर ईडी का मान, जरूर वर्ड याद करिए, जो आपको अंडरलाइन किया गया है इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे और 100% याद कर लेंगे। अगर ईडी यानी मांग की लोच का मान अनंत है तो वस्तुएं पूर्णतः लोचदार हैं। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो वस्तुएं लोचदार हैं, यानी इसका मान 1 हो गया तो इकाई लोचदार होगा, यानी दोनों परिवर्तन बराबर हो रहा है। इसके सिद्ध करके दिखाएं बेटा, ठीक है। अगर इसका मान 1 से छोटा है यानी बेलोचदार है। क्या है? बस देखो ऊपर क्या रखा हमने कहा? मांग की लोच, मांग का परिवर्तन बटे किसका? कीमत में परिवर्तन। ये तो भैया हमने क्या किया? मांग परिवर्तन पहले 15 था, आपने कर दिया 20, और कीमत हम पहले 18 था, अब कर दिया 40। अब इसका मान 1 से कम है ज्यादा आएगा? भाई मांग पहले 15 था, हमने 12 कर दिया, कितना घटाया? 3, और कीमत कितना बढ़ा दिया? 22। अब बताइए इसी मान 1 से कम है ज्यादा आएगा? 1 से कम। अगर 1 से कम आ गया तो क्या रहेगा? बेलोचदार। क्या रहेगा? बेलोचदार। और अगर इसका मान 0 हो गया तो पूर्णतः बेलोचदार है। पूर्णतः बेलोचदार। इसका मतलब क्या होता है? कीमत चाहे जितना बढ़ाई दो चाहे जितना घटाई दो, उसके मांग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसे क्या बोलेंगे? पूर्णतः बेलोचदार। समझ में आ गया? अगर अनंत है तो पूर्णतः लोचदार। क्या भैया? पूर्णतः लोचदार। जैसे मैंने कहा कि देखिए बेटा, कीमत में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, मांग परिवर्तन लगातार होता चला जा रहा है, तो उसका मान अनंत आता है। अनंत होने का मतलब वस्तु पूर्णतः लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है, यानी उसका मांग हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा हो गया, अगर 1 आ गया, इस 1 से बड़ा आ गया तो वस्तु लोचदार है। वस्तु क्या है? लोचदार है। और अगर मान लीजिए 0 अनंत 1 आ गया, 1 आने का मतलब यह है कि जितना वृद्धि हो रही है, कीमत परिवर्तन हो रहा है, उतना मांग परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों में बराबर हो रहा है, दोनों में बराबर, उसे इकाई लोचदार बोलते हैं। अगर इसका मान 1 से छोटा आ गया तो बेलोचदार, और 1 से 0 आ गया तो पूर्णतः क्या रहेगा? कंफर्म बेटा। अगला होता है आपूर्ति। किसे कहते हैं? आपूर्ति, खरीदने के लिए उपलब्ध, खरीदने के लिए उपलब्ध। अच्छा, कीमत और आपूर्ति में कौन संबंध होता है? सीधा संबंध। कौन संबंध होता है भैया? अगर आपूर्ति ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और अगर आपूर्ति कम हो गई तो क्या हो जाएगी? कीमत। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, मांग आपूर्ति में क्या क्या संबंध होगा? अगर मांग और आपूर्ति दोनों पर संतुलन की स्थिति क्या होगी? जितना मांग रहे उतना मिल रहा है तो संतुलन है नहीं संतुलन? जितना मांग रहे हैं उससे ज्यादा आ रहा है, कीमत बढ़े घटेगी? जितना मांग उससे ज्यादा आ रहा है, कीमत घटे बढ़ेगी? घट जाएगी सर। इसमें सीजन चल रहा आलू का, आलू सस्ता महंगा है, जितनी डिमांड उससे ज्यादा अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? सस्ता। और जितनी मांग उससे कम आए तो ये तीनों संबंध याद रखेंगे। अगर मांग आपूर्ति बराबर है तो संतुलन की स्थिति है, मांग आपूर्ति से ज्यादा है तो कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, क्या हो जाएगी? क्या किसको दिक्कत? और तीसरा होता है मांग अगर आपूर्ति से क्या होता है? छोटा, तो क्या होगा? कीमत जितना मांग उससे ज्यादा मिल जा रहा है तो क्या है? इसलिए किसी मालिक बिना किसी कुछ नहीं देना। अगला चैप्टर बेटा आपका है, अगला चैप्टर इसका नाम है बाजार। क्या नाम है? बाजार। देखिए बाजार क्या होता है?
बाजार आप सब जानते हैं, बाजार गए ना क्या? आलू सब्जी मंडी, वहाँ क्या क्या देखते हैं आप लोग? एक बोलेगा ले लो आलू 15 रुपए किलो, बोले 12 में लो, 12 में तो नहीं बोलता, अगला फिर और कम करेगा। कभी देखा नहीं देखे? अब वही समझिए वही चलते हैं बाजार में, यानी वहाँ दो लोग हैं, एक क्रेता एक विक्रेता, एक खरीदने वाला और एक कौन? दोनों कंपटीशन। अच्छा, ज्यादा कंपटीशन किसमें होगा? बेचने वाले में। किसमें? यानी एकदम पूर्ण कंपटीशन है, पूर्ण कंपटीशन। लेकिन इसमें भी कई तरह के बाजार होते हैं, मैं बता रहा हूं बेटा, बाजार में कई तरह के बाजार होते हैं। तो एक ऐसा स्थान जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। जहां वस्तु क्या कहता है? क्रय विक्रय, उसे क्या बोलेंगे? बाजार। फिर बोलिए, जहां वस्तु क्या कहता है? क्रय विक्रय, उसे क्या बोलते हैं? बाजार में दो व्यक्ति होंगे, एक क्रेता और एक कौन? विक्रेता। अब इनमें क्या संबंध होगा? देखिए बाजार में क्या क्या पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। अब देखिए क्या क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण में आएगा एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। बाजार कितने तरीके से होगा? दो, एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए, जहां क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत हो, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता। सब्जी मंडी किसका उदाहरण है? एक बोलेगा ले लो आलू 15 रुपया किलो, अगर बोले नहीं 14 में लो, 14 में। अगला बोलेगा सस्ता रहो, बार बार महंगा रहो, एक बार 13 ले जाओ, 13 में। पूर्ण प्रतियोगिता है। किसमें? विक्रेता विक्रेता है सर, विक्रेता है। और इसमें फायदा किसका होने वाला है? ग्राहक, खरीदने वाले का फायदा होगा, नहीं होगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फायदा क्रेता का होता है। और एक बात और ध्यान समझिएगा, इसकी कुछ लक्षण है। अपने समझे पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहता है? जहां क्रेता एक हो, अनेक हो, बेचने वाला एक हो, बहुत सारे हो, खरीदने वाले बहुत सारे, बेचने वाले बहुत ज्यादा और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा। मंडी में एक लोग होते हैं, कई लोग होते हैं। तो देखो ना, बेचने वाले क्या बोलेंगे? विक्रेता, खरीदने वाले को क्रेता। तो ध्यान समझिए रखो। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं? इसके लिए सबसे पहला लक्षण यह है पूर्ण प्रतियोगिता में कि प्रवेश में बहुत कठिनाई ना हो। यानी बाजार में कोई भी जाकर अपना सामान बेच सकता है, होता नहीं सच मंडी में सर? बोलो है, कोई भी जाकर बेच सकता है ना? प्रवेश आसान है कठिन है? आसान है। अब दूसरा चीज होता है मूल्य निर्धारण स्वयं होता, सॉरी क्या बोलते हैं कि समरूप वस्तुएं, यानी जितनी वस्तुएं सब एक वस्तु सब बेच रहे हैं, आलू ये सब बेच रहे हैं, सब आलू बेच, तभी सस्ता महंगा होगा। पता चलो अलग बेचो तब क्यों प्रतियोगिता होगी? एक ही व्यक्ति, जितने व्यक्ति सब एक ही सामान बेचे। अगर कपड़े की मंडी है, सब पूरी पूरी कपड़े की मंडी है, तब वहां पूर्ण प्रतियोगिता होगा, नहीं होगा? अच्छा, तीसरा ये भी ध्यान दीजिएगा, जो क्रेता है, खरीदने वाला, उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे पता ही नहीं है कि कपड़ा कौन अच्छा कौन खराब होता है, तो कौन उठा ले चले सस्ता भाव ये लीजिए, इसी का आप लोग कर मार्केट गए सब्जी लेने के, पता नहीं आलू कौन अच्छी कौन खराब, बस खाली इधर स्पीमट है, इधर पता नहीं आधी सड़ी हो। तो यानी क्या माना जाता है? उसमें क्रेता क्या होगा? पूर्ण जानकार, एकदम पागल। तीसरा लक्षण यह है कि वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण जानकार होना चाहिए। अच्छा, क्रेता विक्रेता की संख्या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और मूल्य कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम। मूल्य कैसे हो जाएगा? ये किसके लक्षण है? ये पूर्ण प्रतियोगिता। समान प्रवेश हो सकता है, क्रेता विक्रेता ज्यादा कम, क्रेता जानकार होगा कि अजानकार होगा? मूल्य कौन निर्धारण करेगा? अच्छा, इसमें अंतिम में कौन जीतता है? क्रेता विक्रेता? क्रेता। कभी केयर किए ना के दुकान पर सामान लेने गए, उन्होंने कहा देखो 500 का सूट देंगे हम, वो नहीं 300-400 का, वो देखा ना है भाई साहब 400 में देखो, कहना है देखो हम 400 ज्यादा नहीं दे। अंतिम आओ जाता देखो 350-450 दे दे, उससे देखो रुपये दी, तो अंतिम कहता ठीक भाई नहीं लेके। तो यानी जीता कौन? क्रेता। कौन जीता? यानी पूर्ण प्रतियोगिता में ज्यादा जानकार किसे माना जाता है? क्रेता। और अंतिम विजय किसकी होती है? वही मूल्य निर्धारण कर देता है हम इतने में इसको लेंगे। ये समान लक्षण। अच्छा, कोई नई चीज पढ़ा क्या? नहीं, नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाने नई चीज देखो। अगला आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में पहला एकाधिकार। क्या है? यानी विक्रेता केवल एक है। कितना है? एक। अब विक्रेता अगर खरीदने वाले बहुत, कहीं बेचने वाला एक, अब खरीदने वाले बहुत, वस्तु बढ़े घटेगी? पहला लक्षण देखो आप खुद ही बता दिए। तो एकाधिकार में क्या होगा? क्रेता
कई हैं और विक्रेता कई ठो है एक, तो वस्तु कीमत ज्यादा होगी कम होगी? अच्छा, प्रतियोगिता पूर्ण होगी, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। तो सारे लक्षण आप ही बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता कब है? ऐसा कब होता है? जब वहां बाजार में अन्य लोगों का प्रवेश आसानी के साथ होगा कि कठिन होगा? यानी एक लोग जा सकते हैं और सब लोग जा नहीं सकते। लाइसेंस की पद्धति आसान होगी कठिन होगी? कठिन, तभी लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। लाइसेंस पद्धति क्या होगी? अच्छा, मूल्य कौन निर्धारित करेगा? विक्रेता। पर भैया इसी बोलता है ना, ले खोला ना जा, बोले नहीं बोलेगा? क्यों? खरीदने वाले और नहीं है। हाँ, अच्छा, अगला है जानकारी का अभाव भी होता है। कैसे? जब एक ही बंदा बेचने वाला है तो सामने वाले को लेना पड़ेगा, और ज्यादा टीटा किए ई कम कर तुझे, तो इसका मतलब लोग ले लेंगे, जानकारी के अभाव में है या नहीं है? यानी पूर्ण प्रतियोगिता जस्टिस का उल्टा। अच्छा, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है? इसमें अनेक विक्रेता होते हैं लेकिन एक ही तरह की वस्तु को बेचेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ यह होता है कि एक ही वस्तु को कई लोग बेचेंगे, लेकिन सेवा का क्षेत्र जैसे हॉस्पिटल, बैंक, ये सब क्या होता है कि चाहे कपड़ा उद्योग, चाहे जो भी होता हो, इसमें आप बेचेंगे अपने अनुसार। इसमें भी नई कंपनियों के आने में दिक्कत होती है, क्योंकि अस्पताल हर कोई खोल नहीं सकता, लाइसेंस होना चाहिए इसके लिए। अधिक कंपटीशन भी इसमें होता है, इसमें ज्यादा पैसा प्रचार प्रसार पे खत्म होता है। किस पे? प्रचार प्रसार। तीसरा अल्पाधिकार, जिनका लागत अत्यधिक होता है उसे बोलते हैं अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार उसे कहा जाता है इसमें हर कोई नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसकी लागत बहुत होती है, बहुत ज्यादा। जैसे विमानन सेवा, हेलीकॉप्टर, जहाज, हर कोई इसकी कंपनी खोल सकता है क्या? कुछ ही लोग खोल पाते इसको ना। तो क्या कहा जाता है? रेल किसमें, ट्रेन किसमें आएगा? अल्पाधिकार। इसमें हर कोई इसमें अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता क्योंकि इससे बहुत ज्यादा महंगा होता है। दूरसंचार क्षेत्र, कार उद्योग, इसमें विक्रेता कम होंगे, क्रेता क्या होंगे? ज्यादा। एक आध दो लोग बेचने वाले होंगे लेकिन खरीदने वाले क्या है? ज्यादा। इसमें प्रवेश बहुत मुश्किल होता है, एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। कैसे? एयरलाइंस खराब हो गया तो इनको फोन कर देगा जब कमी सेक्टर है। अगला क्या है? मूल्य भी नहीं होता इसका। इसमें मूल्य कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, क्वालिटी महत्वपूर्ण होता है। मूल्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। क्या महत्वपूर्ण होता है? क्वालिटी। ट्रेन आपके पास 50 टन है, किसी से भी निकल जाएंगे क्या आप? अगर आप एसी बुक करते आप ये भी देखते हो किसमें फैसिलिटी अच्छा हो, तो देखते नहीं देखते आप? यानी मूल्य का बहुत महत्व नहीं होता, महत्व किसका होता है? क्वालिटी का। इसका भी प्रचार प्रसार पे क्या होता है? ज्यादा पैसा खत्म। ठीक, तो आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें क्या क्या आपका आता है? देखिए, एक बीमा कंपनी आपका, बीमा किसे कहते हैं? बीमा कहते हैं किसको है? इन कंपनियों पर नियंत्रण कौन रखता है? IRDAI। कौन रखेगा? IRDAI। एक क्वेश्चन से यही पूछेगा बस। बीमा कंपनी नियंत्रण कौन रखता है? IRDAI। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को हुआ था। इसका मुख्यालय तेलंगाना में है। सबसे पहली बीमा कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। कौन थी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। भारत का विश्व में 10वां स्थान है बीमा कंपनियों में, और एशिया में इसका स्थान 4था है। यह एक संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची। भारत में एक है LIC। ये क्वेश्चन पूछता है LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। और GIC का स्थापना 1972 में। बस क्लियर कर लेते बेटा। 1956 किसकी स्थापना हुई थी? LIC। 1972 में GIC। ठीक, सबसे पहले कौन था? ओरिएंटल। नियंत्रण कौन रखता है? IRDAI। कौन रखता है? IRDAI। ठीक, अगला देखिएगा, भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन यह होता है देश के अंदर आने वाले एवं बाहर जाने वाले पैसों का हिसाब किताब रखना। भुगतान संतुलन मतलब यह होता है, नया चैप्टर है बेटा, देश के अंदर आने वाले पूंजी और देश से बाहर जाने वाले पूंजी दोनों का हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। अभी किस पर डिपेंड करता है? देखिए, भुगतान संतुलन के दो स्तंभ होते हैं, एक चालू खाता होता है और एक होता है पूंजी खाता। कितने खाते रखे जाते हैं? 2। भुगतान संतुलन के लिए 2 खाते सरकार खुलवाती है, एक चालू खाता और एक कौन होता है? पूंजी खाता। सीधा क्वेश्चन जो आपको वही बता रहा हूं आपको। देखिए, चालू खाता में क्या होता है? जिसमें वस्तुएं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है। किसका? वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? चालू खाता। जैसे दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं। जितनी वस्तुएं हैं सब दृश्य होंगी, जितनी सेवाएं हैं अदृश्य। हम 4 आदमी अपना भेज रहे हैं
मतलब कि डॉक्टर यहाँ भेज रहे हैं अमेरिका, क्या उसको आप देखते हैं डॉक्टर ने क्या सेवा किया क्या नहीं सेवा किया, उसे अदृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदृश्य। लेकिन अगर हम 3 कुंतल आलू भेज दे तो, सोना भेज दे तो, देख रहा है नहीं दिख रहा है, इसे दृश्य वस्तु बोलेंगे। तो दृश्य वस्तुओं के लिए क्या होता है, इसमें मशीनरी आती है, कच्चा माल आता है, इन्हें बीओटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीओटी, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जो होता है क्या बोलते हैं, अदृश्य वस्तु, उन्हें बीओआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओआई। इसमें क्या आता है, सॉफ्टवेयर आता है, परिवहन आता है, पर्यटन आता है, जितने भी सेवा क्षेत्र हैं सब किसमें आएंगे? अदृश्य में। किसमें आएंगे? अदृश्य, जिन्हें बोलेंगे बीओआई, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। क्या होते हैं? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। अब आपको बजट में पढ़ा था, भारत सेवाओं में ज्यादा है कि वस्तुओं के निर्यात में ज्यादा है? सेवाओं में। किस बेटा? सेवाओं के। भारत दृश्य वस्तुओं में आयात ज्यादा करता है, यानी वस्तुएं ज्यादा खरीदता है, और अदृश्य वस्तुओं में निर्यात ज्यादा करता है। क्लियर हो गया आपका? तो भारत वस्तुएं क्या करेगा? आयात ज्यादा करता है, और सेवाएं, यानी भारत के इंजीनियर डॉक्टर विदेश में ज्यादा है, भारत के इंजीनियर डॉक्टर विदेश में ज्यादा है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछेगा सीधा कि बीओआई का मतलब क्या होता है? बीओआई का मतलब होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, और बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक। दूसरा होता है पूंजी खाता। क्या होता है? अच्छा, पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता। पूंजी खाता में क्या होगा? जिसमें देश की संपत्ति, देनदारी में होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखा जाता है, संपत्ति का रिकॉर्ड। और हम जितना लेन देन कर रहे हैं दूसरे देशों से उधार बाड़ी, उसका रिकॉर्ड रखेंगे। किसमें? पूंजी खाते। किसमें? पूंजी खाते। संचित निधि, देश की राष्ट्रीय आय प्लस जितना उधार लेंगे सब कुछ किसमें रखेंगे? संचित निधि। वही ये भी है पूंजी खाता। कल के चक्कर पढ़ाया था आपने बेटा। तो पूंजी खाता में क्या होता है? देश की पूरी संपत्ति रखी जाती है, और देनदारी में होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा, इस पे ध्यान सुनिएगा। इस खाते पर विचार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीआई ने एस तारापुर समिति का गठन किया था। किसका? एस तारापुर। इस समिति का गठन किया था आरबीआई ने इस पर विचार विमर्श करने के लिए। इसमें 3 तरह की पूंजियां आती हैं, एक विदेशी निवेश आता है, एक विदेशी ऋण आता है, एक एनआरआई का जमा आता है। कौन सी बनी थी? एस तारापुर समिति। कौन? एस तारापुर। हाँ बेटा, पूंजी खाते। इसमें 3 प्रॉपर्टी आएंगी, एक विदेशी निवेश, एक विदेशी ऋण, एक एनआरआई जमा। विदेशी निवेश भी 2 तरीके से होता है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। 2 होता है, एक एफडीआई और एक एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है जब कोई विदेशी कंपनी भारत कंपनी में सीधा 10% से ज्यादा निवेश कर दे। सीधा निवेश कर, यानी स्वतः जी आपकी कंपनी है और मैं विदेश का हूँ, मैंने सीधा आपकी कंपनी में निवेश कर दिया 10%। ठीक है, मान लीजिए आपकी कंपनी नाम है लूटो एंड खाओ कंपनी, तो ये आपकी कंपनी नाम था, मैं अपनी कंपनी से 10% पैसा तुम्हारा निवेश कर दिया सीधा। इसे क्या बोलेंगे? एफडीआई। और फिर हम तुम्हारे कंपनी में ही निवेश कर रहे हैं, लेकिन सीधा नहीं, किसी संस्था के माध्यम से, इनडायरेक्ट। यानी मैं पैसा दिया सुंदर को, सुंदर के माध्यम से पहुंचे, वो क्या कहलाएगा? एफपीआई। क्या है? और सामान्यतः ये 10% से कम होता है। क्या होता है? 10% से कम। अच्छा, ये पीआई आप भी समझ सकते हैं, ये अल्पकालिक होता है। क्या होता है? अल्पकालिक होता है। और ये डीआई जो है दीर्घकालिक होता है। क्या होता है? अब ये समझ लीजिए, ये पीआई अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो निकाल भी नहीं पाएंगे। ये पीआई तुरंत निकाल लेंगे। शेयर मार्केट सुने हैं? ये पीआई उदाहरण है। क्यों? जैसे लगा कि पैसा कहीं कमजोर हो रहा तो निकाल दी फट से, लेकिन एफडीआई में ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा स्थिरता किसमें पाई जाएगी? एफडीआई। रोजगार ज्यादा कौन दे सकता है? अच्छा चीज वही ना। तो एफडीआई क्या करती है? ज्यादा रोजगार देती है, ज्यादा उत्पादन करती है, सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये पीआई जस्ट से क्या होता है? उल्टा प्रभाव। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत किसी को? हो गया तो नहीं आपको? देखिए, उसका अगला पॉइंट होता है, एक होता है मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं। अगर किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष गिरा दिया जाए, जानबूझकर किसी देश की मुद्रा को किसी अन्य देश के सापेक्ष जानबूझकर क्या कर दिया जाए? गिरा दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मुद्रा अवमूल्यन। क्या बोलते हैं? मुद्रा अवमूल्यन। ऐसा करते क्यों है पता आपको? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? निर्यात को बढ़ावा। इससे निर्यात आयात दोनों ज्यादा होता है। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अगर हमने कह दिया कि हमारे यहाँ डॉलर की कीमत 100 रुपए थी, और फिर मैंने कहा डॉलर की कीमत हमारे यहाँ मात्र 50 रुपये हो गया। कितना हो गया? 50। अब ध्यान समझिए, तो भारत की जो वस्तुएं अगर भारत में बेचेगा तो उसे कितना रुपए मिलेगा?
50 कितना बढ़ा है 50। लेकिन अगर वो डॉलर में बेच देता है, उसको $1 मिलता है, अब भारत में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 100। कितना हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि ये डॉलर की कीमत, भारत की मुद्रा गिर गई है, तो लोग कहाँ सामान बेचना चाहेंगे? विदेश में। कहाँ बेटा? विदेश में। अब उससे उनको डॉलर ज्यादा मिलेगा, भाई पैसा उसको ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, इससे लोग, ये तो निर्यात बढ़ा मिल गया, किसको मिल गया? निर्यात। भारत के लोग कहाँ सामान बेचेंगे? अब विदेश वाले यहाँ बेचना भी चाहेंगे। क्यों? सस्ता हो गया है। क्या हो गया? भाई हम तो अपना प्रॉफिट लेंगे, तो अपना सामान हम कहाँ बेचना चाहेंगे? जहाँ हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। और कहाँ खरीदना चाहेंगे? जहाँ ज्यादा लाभ मिलेगा। आदमी हमेशा प्रॉफिट नहीं समझ क्या रखने भैया, नहीं समझ पा रही बेटा? बेटा फुल बताओ, नहीं समझ पा रही हो तब बेटा बोला कर बाबू, नहीं समझ पा रही बात ना। देखो, हमने कहा मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है जानबूझकर कीमत गिरा देना। क्या करना? जानबूझकर कीमत। मैं बेटा आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है? आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, तो खेती बाड़ी होती है बेटा, मुख से बोलते रहिए, ठीक है? खेती बाड़ी आपके यहाँ गर्दन मत रहे, मुख से बोलते बेटा। खेती बाड़ी आप सब क्या होती है? तो मान लीजिए आपने फूल गोभी पैदा किया। क्या किया? फूल गोभी। अब आपने फूल गोभी, अब आपको ये फूल गोभी बेचना है, ठीक है? अगर सराबिका मार्केट में बेचेंगे तो इसकी कीमत 20 रुपया है, सुजानगंज में बेचेंगे तो इसकी कीमत 30 रुपया, लेकिन मुगरा बासा में इसकी कीमत 50 रुपया। तो आप कहाँ बेचना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ, जब भारत में कीमत केवल 50 रुपया हो गया डॉलर का, और वहां पे भी अभी डॉलर कीमत बढ़ेगी बाद में, तो हम कहाँ बेचना चाहेंगे? यही बात समझे? अच्छा, अगर आपको खरीदना होगा तो आप कहाँ से खरीदेंगे? तो विदेश के लोग खरीदने आएंगे ना बाबू, तो खरीदने के लिए कहाँ चले आएंगे? भारत। तो जब वो खरीदने के लिए आए तो आयात बढ़ा नहीं बढ़ा? और जब हमने बेचा तो मैंने वहां सामान ले लिया और यहाँ से भेज दिया, तो आयात निर्यात दोनों बढ़ता है। मुद्रा और मूल्य जानबूझकर किया जाता है ताकि आयात निर्यात बढ़ जाए। एकदम समझ में नहीं? क्लियर हो गया ना? इस बार समझ गए बेटा अपना? बेटा इसी बता दो, थोड़े समझा देते। चलिए, हर दर्द की दवा मेरे पास है बेटा, कहाँ से कुछ नहीं। तो मुद्रा मूल्य हो गया, तो ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक, आप देखते हैं उद्योग। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको आंकड़े लिखना है। यहाँ तक मैं केवल आंकड़े बता रहा हूँ सर। भारतीय औद्योगिक नीति पढ़ लीजिएगा, 4-5 औद्योगिक नीति है, मैं यहाँ बता रहा हूँ डिटेल से, केवल आप सन याद कर लीजिएगा बस, कब कौन नीति आई थी। औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक 1948 में आया था। कब आया था? 1948, जिसमें मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया था। दूसरा आया था 1956 में, जिसमें हमने सार्वजनिक एवं निजी तथा संयुक्त की बात किया था। तृतीय आया था 1977 में, जिसमें रोजगार सृजन की बात किया गया था। नई आर्थिक नीति आई तो 1991 में। कब आई थी? 1991, जिसमें एलपीजी पद्धति चला था, जिसको मैंने पढ़ाया था आपको। उदारीकरण, निजीकरण और क्या था? वैश्वीकरण का पढ़ाया गया था आपको, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे हम। तो पहला कब आया? 1948 में। फिर कब आया? 56 में, फिर 77 में, और फिर 1991। कंफर्म हो गया ना? कितना कब आया? 48, 56, 77, 91। 48, 56, 77, 91 क्रम याद कर लीजिएगा। और उसके बाद उद्योग का वर्गीकरण किया जाए तो स्वामित्व के आधार पर तीन तरह का उद्योग होता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का, एक निजी क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का। ये भी कर बताया था आपको। सार्वजनिक मतलब जिससे पूर्णतः सरकार का अधिकार, निजी क्षेत्र मतलब व्यक्ति का अधिकार, संयुक्त मतलब दोनों का अधिकार, जैसे मेट्रो। सहकारी मतलब कुछ लोगों का समूह, बता दे गांव में कुछ लोगों का समूह। वो क्या अच्छा किसको देगी? जो समूह के सदस्य हैं कि समूह सदस्य नहीं है? समूह के सदस्य। तो सहकारी के अंतर्गत जैसे गांव में समूह चलता बाबू है, तो पैसा किसको देते हैं? जो समूह सदस्य महिला है उन्हीं को सबको देंगे। आकार का आधार देखा जाए तो लघु उद्योग आता है। लघु उद्योग जिसकी 1 करोड़ से कम की लागत लगती हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। बृहद उद्योग कहते हैं किसको? जिसमें 1 करोड़ से अधिक की लागत लगती है, उसे क्या बोलते हैं? देखो, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम जानते हैं। अब खाली उद्योग के बारे में जानते हैं कौन किस स्थान पे है। लोहा में भारत दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान। भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। किसकी सहायता से बना था? ब्रिटेन की। राउरकेला उड़ीसा में किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। बोकारो झारखंड में किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। क्लियर? भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से,
राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और बोकारो यानी भिलाई और बोकारो बेटा। इसको याद कैसे कर लेंगे बेटा, लाई के लिए और उठ गई, लाई के लिए क्या ये, और इतना रोई भी थी कि उसको जो है बीमार भी पड़ गई थी, बुखार हो गया था। क्या हो गया था? था खातिर लाई खातिर, तो लाई हो गया बिलाई, बुखार हो गया बोकारो, रूठा हुआ रहे रूस। कंफर्म हो गया ना। और राउरकेला कहाँ है बेटा? पश्चिम बंगाल। किसके साथ बना था? राउरकेला बना था जर्मनी से। क्या भैया? जर्मनी से कहा जाता है भैया हम लगे तो केला, राउर माने भोजपुरी में राउर माने आपने, तो फिर राउरकेला खाई जमे ते खाई ना ते ना खाई। लाइन याद हुई ना? क्या बोल रहे हैं? राउरकेला खाई ना जमे तो ना, जमे तो खाई ना जमे तो ना खाई। जमे मतलब अच्छा लगे खा, मत खा। तुमने कहा राउरकेला, राउर मतलब राउरकेला खाई, राउरकेला जमे मतलब कहाँ? जर्मनी। लाइन याद हुई ना? राउरकेला खाई जमे ते खाई ना जमे ते ना खाई। याद हो गया आपको? उसके बाद हो गया दुर्गापुर कौन है? ब्रिटेन। क्या भैया? ब्रिटेन आपको ब्रिटेन, ठीक है। पश्चिम बंगाल रुचि हो, और दुर्गा मैया पश्चिम बंगाल होवे करती है, और उनको पंडा में कई टन लग जाता है भाई, वहां पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है, कई टन सामान लगता है, तो ब्रिटेन हो गया। ठीक, अगला चलते हैं। जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान। एल्युमिनियम उत्पादन पे दूसरे स्थान पे है। वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन आता है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन रोजगार देता है? कृषि। और कृषि के बाद कौन देता है? वस्त्र उद्योग। देखिए जीडीपी में इनकी भूमिका 5% है। इसमें कुछ लोग का नाम याद कर लेना। जैसे मुंबई को क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। किसको बोलते हैं? मुंबई। मुंबई क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आप कोयम्बटूर बोल रहे हैं बेटा? हाँ बता दो उसको भी बता। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन। क्या बोलते हैं? पूर्व का बोस्टन। और जो कोयम्बटूर है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। क्या बोले यार? कानपुर। कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर मुंबई। भारत का मैनचेस्टर मुंबई। और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। चारों का उपनाम याद हो गया ना? तो चारों संबंध किससे? वस्त्र। किससे? इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा पक्का है। उसके बाद अगला होता है ऊनी में। देखिए सर्वाधिक ऊनी कंपनी कहाँ है? पंजाब। कहाँ बेटा? पंजाब। देखो आईटी क्षेत्र का हमारे जीडीपी में 8% भूमिका है। कितना परसेंट भूमिका है? 8%। ऑटोमोबाइल का 7% है। फिर इसका क्वेश्चन आता है डीजल इंजन बनाने कारखाना। सुन लीजिए। तो चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स डीएलडब्ल्यू कहाँ है? डीएलडब्ल्यू विश्व प्रसिद्ध कहाँ है? बनारस में। और टेल्को कहाँ है? जमशेदपुर में। कहाँ बेटा? जमशेदपुर। डीजल इंजन बनाने कारखाना कहाँ है? चितरंजन पश्चिम बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी। टेल्को जमशेदपुर। और कोच बनाने कारखाना खाली एक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में। पेराम्बूर कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। अर्थव्यवस्था के आधार पर देखते हैं। अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि क्षेत्र जो है वो कोर सेक्टर को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया? 8 भाग, जिसे भारत की नींव कही जाती है। औद्योगिक उत्पादन में इनकी भूमिका 40% होती है। कितनी होती है? 40%। एग्जाम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, रिफाइनरी उत्पाद आता है, उर्वरक आता है, इस्पात आता है, सीमेंट आता है, विद्युत आता है। छोड़ दीजिए। स्टार्टअप की शुरुआत भारत में कब किया गया था? स्टार्टअप की शुरुआत भारत में 16 जनवरी 2016 किया गया था। कब किया गया था? 16 जनवरी 2016। अच्छा यूनिकॉर्न कंपनी का नाम सुना होगा? इसमें फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न में आ गया है। यूनिकॉर्न कहते किसको है? जिस कंपनी का टर्नओवर 1 बिलियन से ज्यादा हो जाता हो, $1 बिलियन से ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? यूनिकॉर्न। भारत में कुल 121 यूनिकॉर्न कंपनी है। कितना? 121 यूनिकॉर्न कंपनी है। एमएसएमई के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। इसका सीधा परिभाषा पूछता है क्या होता है। सूक्ष्म उद्योग उसे कहते हैं जिनका निवेश 2.5 करोड़ का होता हो, टर्नओवर 10 करोड़ का होता है। लघु उद्योग 10 गुना, 10 गुना करते चलिए। इसका 10 गुना करिए, सॉरी कितना आ गया? 25 करोड़। कितना आ गया? 25 करोड़। तो इनका टर्नओवर हो गया 100। अब इसका 5 गुना कर दो। कितना कर दो? 5 गुना। 125 करोड़। इधर भी 5 गुना कर दो।
500 कंफर्म। पहले क्या गुना करना है 10 गुना फिर दोनों तरफ 10 ठीक है, 2.5 10 करोड़, फिर 10 गुना कर दो 25 100, फिर 5 गुना कर दो 125 और 500। लघु सूक्ष्म और सूक्ष्म लघु मध्यम, क्लियर हो गया ना। महारत्न कंपनी कितना है, महारत्न कंपनी देखो अच्छा ये सब का नियंत्रण कौन रखता है, एमएसएमई का सबसे ज्यादा एमएसएमई किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। कहां बढ़िया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएसएमई है। इसकी शुरुआत 2007 में किया गया था। कब किया था 2007 में। तो सर्वाधिक एमएसएमई कहां है उत्तर प्रदेश में, और 7.5 करोड़ लोग को रोजगार दिया हुआ, इससे ज्यादा। ठीक, महारत्न कंपनियां जिसे कहते हैं, नवरत्न कंपनी किसे कहते हैं, अमीरत्न, बस नाम लग गया। महारत्न कंपनियां कुल मिलाकर के वर्तमान में 14 कंपनी है। कितनी कंपनी है 14 कंपनी। सबसे अंतिम इसमें शामिल हुआ एचएएल, कौन शामिल हुआ एचएएल। नवरत्न कंपनियां कितनी कुल 25 है, कितनी है 25, जिसमें अंत में 4 नई कंपनियां शामिल हुआ, एसजेवीएन, एचपीपीसी, रेलटेल और एसईसीआई। और मिनी कंपनियां कुल कितनी है 59। ठीक, इस तरीके से आपका अर्थशास्त्र पूरा समाप्त हुआ। तो आपने देखा कि क्या क्या पढ़ा आपने, तो इसको